Students, I hope you are doing great, and we are back again with another video. And in this video we will be covering your chapter, that is elementary theory of demand. Right, इससे पहले अभी तक हमने डिमांड के बारे में कुछ डिस्कस किया ही नहीं. हाँ, वांट क्या होती है ये हमने समझा था. ठीक है, आज हम इसको एक्सप्लोर करने वाले हैं कि ये डिमांड क्या है. देखो, बहुत ही कॉमन चीज़ है, हमने सुना भी होगा कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, अरे लोग इसकी डिमांड बहुत करते हैं, है ना. बट एग्जैक्ट इकोनॉमिक्स में डिमांड की क्या मीनिंग होती है, क्या ये वांट ही है या हम कहते हैं एक विश ही डिमांड बन जाती है, या क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करने वाले हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर तुम्हें इसके नोट्स चाहिए तो हमारा ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना. इफ़ यू आर एंड्रॉयड यूज़र then go ahead with your Play Store and download the app, and if you are Apple user then you can go through the App Store. Right student, इसके बाद जो तुम डाउनलोड कर लोगे, लॉगिन करोगे, आइकॉन पे क्लिक करोगे एंड ये सेगमेंट ओपन होगा और जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज फ्री मटेरियल, वहां से आपको ये कंटेंट डाउनलोड कर लेना है. चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि डिमांड का मतलब क्या होता है. कहते नहीं, डिमांड है तो हमें एक कॉमन लेमैन लैंग्वेज में लगता है डिमांड मतलब मांग, है ना, किसी चीज़ की विश, किसी चीज़ की डिज़ायर, क्या है, डिमांड है. बट क्या इकोनॉमिक्स भी डिज़ायर और वांट को ही डिमांड कहता है या इसमें कुछ अलग है? क्योंकि अभी तक तुमने जितनी टर्मिनोलॉजी डिकोड करी, तुम्हें इतना तो समझ में आया नाइन्थ क्लास के भी चैप्टर में कि इकोनॉमिक्स में चीज़ों का मतलब अलग होता है. जैसे लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन नहीं, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, वैसे ही डिमांड का भी स्पेसिफिक मीनिंग है इकोनॉमिक्स में. तो क्या ये डिज़ायर नहीं है, क्या ये वांट नहीं है, तो ये है क्या? चलो देख लेते हैं. देखो, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, वो होती है डिज़ायर. हम कहेंगे डिज़ायर मतलब किसी चीज़ की विश ही डिमांड है. बट इकोनॉमिक्स में सिर्फ डिज़ायर को आप डिमांड नहीं कह सकते. अब देखते हैं डिज़ायर होती क्या है. डिज़ायर मतलब सिंपली एक विश कि काश मेरे पास आईफोन होता. ये क्या है? ये तुम्हारी डिज़ायर. ठीक है, अब आते हैं कि वांट क्या होता है. वांट होती है जब डिजायर क्या हो, इफेक्टिव हो, मतलब सिर्फ विश ही ना हो, उस विश को पूरा करने के लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़ेगा. भाई ऑफ कोर्स उस विश को पूरा करने के लिए तुम्हें पैसा चाहिए होगा, उसके अंदर उसके लिए तुम्हें एक विलिंगनेस चाहिए होगी कि तुम पैसा खर्च करने को भी तैयार हो ताकि वो विश पूरी कर लो. तो वो क्या बनता है? वो बनता है तुम्हारा इफेक्टिव डिजायर. ठीक है, इफेक्टिव डिजायर, एंड वी से it in another word that is want. ठीक है, वो होती है तुम्हारी वांट. तो क्या डिमांड भी वांट ही है? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि भाई अगर हमारी किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा है, हमारे पास पैसा है, हम खर्च करने को तैयार है, तो ये डिमांड ही तो हो गई. बट नहीं, इकोनॉमिक्स में अगर आप डिमांड को एक्सप्लेन करना चाहेंगे ना, तो आपको वांट के भी एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा. वो क्या लेवल होगा वो हम देखेंगे. देखो, वांट मतलब वही चीज़ जो बोली, एक डिज़ायर, ठीक है, किसी चीज़ की कमोडिटी की एक विश कि मुझे ये चीज़ चाहिए. दूसरा, तुम्हारे पास उसके लिए मीन्स है खरीदने का, मतलब तुम्हारे पास मनी भी है कि मुझे आईफोन चाहिए तो आई हैव मनी कि मैं उसको परचेज कर सकती हूँ. और दूसरी चीज़, कभी कभी लोगों के पास पैसा भी होता है, विश भी होती है, बट वो खर्च नहीं करना चाहते. उनको लगता है कि क्या करे यार, खर्च करे ना करे, मन नहीं कर रहा. बट वो विलिंगनेस होनी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे अगर आपको उसको वांट बनाना है तो मीन्स के साथ साथ उस मीन को यूज करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए, तब वो आपकी इफेक्टिव डिजायर या कहें वांट बन जाएगी. ठीक है ना. अब आते हैं कि ये डिमांड क्या होता है. फिर अभी चाह रहे हैं, खर्च करने को भी तैयार है, तो बोलो ना डिमांड है. नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स में डिमांड को ना आप स्पेसिफिक करके बताएंगे. ठीक है, मतलब ठीक है आपकी एक वांट है, बट वो जो वांट है जिस चीज को भी लेके है, वो आप कितना खरीदना चाहते हो, मतलब उसकी क्वांटिटी क्या है. लाइक मैं आईफोन की विश है तो मैं कितना आईफोन खरीदने चाह रही हूँ. भाई एक आईफोन खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना चाह रही हूँ. मान लो 1 लाख के प्राइस पे खरीदना चाह रही हूँ, अगर वो प्राइस मान लो 1.5 लाख 2 लाख हो गया तो मैं नहीं खरीदूंगी, तो उसकी डिमांड नहीं होने वाली. इसीलिए हम डिमांड को जब भी डिफाइन करते हैं तो हम वांट को स्पेसिफिक कर देते हैं इन टर्म ऑफ योर क्वांटिटी, इन टर्म ऑफ योर प्राइस एंड इन
टर्म ऑफ योर टाइम, कि खरीदेंगे भी कब, कल खरीदेंगे, नेक्स्ट मंथ खरीदेंगे, नेक्स्ट वीक खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, है ना, तो वो डिमांड बनेगी। बस तुम इतना याद रखना, यहाँ पे वांट को आप बिल्कुल स्पेसिफिक करके बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, किस समय पे खरीदेंगे और किस प्राइस पे खरीदेंगे, क्योंकि समय के साथ भी क्वांटिटी डिपेंड करती है। मान लो मुझे इस वीक लेना है तो मैं एक खरीद सकती हूँ, अगर मुझे आने वाले एक साल बाद लेना तो शायद मैं 2 भी अफोर्ड कर लूँ, है ना, तो दैट कैन वेरी, इसीलिए स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, तो डिमांड मीन्स क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर, कमोडिटी की क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग है, मतलब भाई चाहता है, एंड एबल, एबल भी है मतलब खरीद भी सकता है, उसके पास मीन्स है, मनी है, ठीक है, टू बाय एट अ गिवन प्राइस। ये चीज याद रखना, प्राइस स्पेसिफिकली बताएंगे, भाई कितनी क्वांटिटी खरीदना चाह रहा है और विलिंग है, एबल है, खरीदना चाहता भी है, खरीद सकता भी है, किस प्राइस पे। क्यों प्राइस को हम स्पेसिफिक कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे एप्पल का एग्जांपल लो, अगर 100 पर केजी के रेट से मिल रहा है, 100 रुपए पर केजी के रेट से अगर तुम्हें एप्पल मिल रहा है तो तुम कह रहे हो मैं 2 किलो खरीद लूंगा। अब मैं अगर बोल दूं कि रेट बढ़ गया है, 200 रुपए पर केजी है, तो तुम बोलोगे यार 200 रुपए पर केजी है तो मैं नहीं खरीद सकता 2 केजी, फिर मुश्किल से 1 केजी खरीदूंगा या फिर नहीं खरीदूंगा, है ना। इसीलिए हमें स्पेसिफिक प्राइस बताना होता है, बाय एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और समय भी बताएंगे। तो याद रखना, जो भी क्वांटिटी है, प्राइस है और जो टाइम है ना बेटा, ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो डिमांड क्या इंक्लूड करेगी, एक वांट, बेसिकली वांट क्या थी कि किसी चीज की विश है और तुम उसके लिए एबल भी हो और विलिंग भी हो उसको परचेज करने के लिए, ठीक है, तो वांट होगी, और वो वांट जिस भी कमोडिटी के लिए उसकी कितनी क्वांटिटी खरीदने चाह रहे हो, तुम किस प्राइस पे खरीदना चाह रहे हो, किस टाइम पे खरीदना चाह रहे हो, ठीक है। जब ये सब आप स्पेसिफाई कर दे तो वो हमारी वांट बन जाती है हमारी डिमांड, ठीक है। और कहते नहीं है कि मार्केट में इस चीज की इतनी डिमांड है, मतलब वो हम पर्टिकुलर टाइम पे बता रहे थे कि इस समय इस चीज की इस प्राइस पे इतनी डिमांड चल रही है, ठीक है, इतने लोग मांग कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डिमांड क्या है, क्योंकि काफी स्पेसिफाई करना है आपको। ओके, नाउ हम आ रहे हैं कि क्या डिमांड एक ही टाइप की होती है या इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो यस, डिमांड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और चलो देखते हैं कितने टाइप्स की डिमांड है, क्योंकि डिमांड तो तुम्हें क्लियर हो गया है कि वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर परचेज करना चाहता है एट अ गिवन प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर। अब आते हैं कि टाइप्स क्या है। देखो, सबसे पहला टाइप आप याद रखना, वो है आपका जॉइंट डिमांड या कहें कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। देखो, तुमने बहुत टाइम देखा होगा कि जब कोई ऐसी गुड हो, ठीक है, जो तुम्हें अगर खरीदनी है तो उसके साथ तुम्हें कुछ और खरीदना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो यूजफुल नहीं होने वाली अकेले खरीदने पे। जैसे कि कार और पेट्रोल, भाई तुमने कार खरीद ली, अब पेट्रोल नहीं खरीदोगे तो क्या कार चलेगी, नहीं। ईवी वाली बात नहीं कर रही हूँ, पेट्रोल कार की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या चलेगी। अब ईवी वाली कार का भी ले लो तो क्या बैटरी के बिना कार ले लोगे तो चल जाएगी, नहीं, वो चार्जर लेना पड़ेगा ना। तो मतलब ये वो डिमांड होती है जो उन गुड्स के लिए होती है जिसके लिए तुम्हें दूसरे गुड्स की भी डिमांड करनी पड़ेगी, ताकि उन दोनों को तुम साथ में यूज कर पाओ, ठीक है। तो व्हेन 2 और मोर गुड्स आर डिमांडेड टुगेदर, जब 2 या 2 से ज्यादा गुड्स को हम एक साथ डिमांड करते हैं ताकि हमारी एक वांट सेटिस्फाई हो पाए, उसे हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड। लाइक हम कार और पेट्रोल, ये 2 गुड्स की डिमांड कर रहे हैं एक साथ, क्यों, क्योंकि मेरी एक वांट पूरी होनी है कि मुझे राइड करनी है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम आपका जॉइंट डिमांड, एक साथ हो रही है डिमांड 2 गुड्स की, ठीक है। चलो, पेन इंक भी वही सेम एग्जांपल आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज कंपोजिट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड क्या होता है, बोल रहा है कि व्हेन वन कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर मैनी डिफरेंट यूजेस। मतलब तुमने देखा होगा कि कभी तुमने कोई ऐसी कमोडिटी खरीदी होगी जिसके बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि तुम मिल्क खरीदते हो, उससे तुम चाय बनाओ, उससे तुम कॉफी बनाओ, उससे तुम ऐसे पी लो, उससे तुम मिल्क केक बनाओ, मतलब स्वीट्स बनाओ, कुछ भी बनाओ। सो कमोडिटी एक है बट उसके यूजेस बहुत सारे हैं। तो जब हम ऐसी कमोडिटी की डिमांड कर देते हैं ना, तो वो हो जाता है मेरा कंपोजिट डिमांड।
क्लियर है? इट इज कॉल्ड कंपोज्ड डिमांड। लाइक इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप बहुत जगह कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, फैक्ट्रीज में कर सकते हैं, रेलवे में कर सकते हैं, फलाना धमाका कहीं भी कर सकते हो। तो ये क्या है, ये जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, ये होगी हमारी कंपोजिट डिमांड, क्योंकि ये ऐसे गुड्स की डिमांड हो रही है यहाँ पे जिसके मल्टीपल यूजेस हो जाते हैं। मिल्क वाला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया। नेक्स्ट इज योर डायरेक्ट डिमांड। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट डिमांड का, और इसमें जो डिराइव डिमांड आने वाली है, ठीक है, वो भी बहुत इजी है। दोनों को बहुत ध्यान से सुनना, बारीक सा फर्क है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। देखो डायरेक्ट डिमांड क्या होती है, कहोगे वो डिमांड जो डायरेक्ट हो। हाँ जी हाँ, वो डिमांड जो डायरेक्ट हो इन द सेंस कि जब तुम ऐसी कमोडिटी की डिमांड करो जिसको तुम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, उसे बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। तो डायरेक्ट डिमांड मींस डिमांड फॉर गुड्स दैट आर डायरेक्टली यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। मतलब कंज्यूमर इनको डायरेक्टली क्या करता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डायरेक्ट डिमांड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोनॉमस डिमांड। क्यों ऑटोनॉमस डिमांड? क्योंकि ये डिमांड किसी और गुड्स की डिमांड पे डिपेंड नहीं करती है भाई, ठीक है। मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए, ये खाने की डिमांड मैं कर रही हूं अपने लिए, ठीक है। ये इसलिए नहीं कर रही हूं कि किसी और चीज की डिमांड हो गई तो मैं खाने की डिमांड कर रही हूं, नहीं भाई, अपने लिए कर रही हूँ, डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है। अभी जब तुम डिराइव डिमांड पढ़ोगे ना, तब तुम्हें थोड़ा सा इसका फर्क समझ में आएगा। बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स, जैसे फूड, क्लोथ, हाउस, हम अपने लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए डिमांड कर रहे हैं इन सब चीजों की। खाना आएगा, घर होगा, तो हम इसको डायरेक्टली यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट डिमांड। कंज्यूमर्स को अपने लिए यूज करेगा, डायरेक्ट डिमांड, ठीक है। इसकी डिमांड दूसरे गुड्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही है कि खाना मैं तब डिमांड करूंगी जब मेरे पास कार की डिमांड आएगी, नॉट लाइक दैट, क्लियर। नेक्स्ट इज डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड, डिराइव मतलब क्या होता है, किसी चीज से आया हुआ, है ना। तो तुम कहोगे मतलब ये डिमांड ऐसी है जो किसी अदर गुड्स की डिमांड होती तो हो जाती है। हाँ, यही है केस कि जब किसी और गुड्स की तुम डिमांड करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली इनकी डिमांड हो जाएगी। जैसे समझो मुझे घर बनवाना है, मेरे पास डिमांड आ रही है कि घर, जैसे मैं बिल्डर हूँ, ठीक है, मेरे पास डिमांड आ रही है कि फ्लैट्स खरीदना चाह रहे हैं लोग। तो अब मुझे वो फ्लैट्स बनाने के लिए ईटा, सीमेंट, मोरंग, इन सब की डिमांड करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? आप बताओ, ये जो ईटा, सीमेंट, मोरंग है, इनकी डिमांड किस वजह से आ रही है? क्योंकि घर की डिमांड हो रही है। इसका मतलब इनकी डिमांड उस घर की डिमांड से डिराइव्ड हो रही है। इसे क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डिमांड, क्लियर। तो ड्राइव डिमांड मीन्स डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज दैट आर नीडेड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। मतलब इनकी डिमांड, जब हम उन गुड्स की डिमांड करते हैं जिनको हम दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डिराइव डिमांड, ठीक है। इफ डिमांड फॉर फाइनल प्रोडक्ट इंक्रीज, डिमांड फॉर रिलेटेड रिसोर्सेज इंक्रीज। जैसे घर, फाइनल प्रोडक्ट, इसकी डिमांड बढ़ी, तो उसको बनाने के लिए जो रिलेटेड रिसोर्स हैं, ब्रिक, सीमेंट, मोरंग, उनकी भी डिमांड क्या है? बढ़ गई। इसका मतलब ये जो ब्रिक, सीमेंट, मोरंग है, इनकी डिमांड घर की डिमांड की वजह से आ रही है, ठीक है। तो इसकी डिमांड को हम बोलेंगे डिराइव्ड डिमांड। डिमांड फॉर वर्कर इन साइकिल फैक्ट्री, साइकिल की डिमांड बढ़ गई, इस वजह से वर्कर्स की भी डिमांड बढ़ गई, भाई वर्कर लगेंगे बनाने के लिए, तो वर्कर की डिमांड क्या है? डिराइव डिमांड। ये क्यों आ रही है? क्योंकि दूसरे कमोडिटी की डिमांड हो रही है, क्योंकि इसकी डिमांड दूसरे पे डिपेंड कर रही है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टाइप है आपका कॉम्पिटिटिव डिमांड। बहुत अच्छे से समझना, कॉम्पिटिटिव डिमांड की जो दो केसेस है ना तुम्हारे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, ये बार बार रिपीट होने वाले हैं। अगर तुम इसको रियल लाइफ से जोड़ के अच्छे से सेट कर लोगे माइंड में, तो कोई कंफ्यूजन तुम्हें थ्रू आउट द चैप्टर नहीं आने वाली, इसकी गारंटी मेरी है। बट अगर तुमने अभी यहाँ से जरा सा भी दिमाग इधर उधर किया ना, ये कॉन्सेप्ट उड़ा ना, तो तुम्हारा भी केस ओवर हो जाने वाला है। तो बिल्कुल फोकस के साथ अगर भी कुछ भी कर रहे हो तो रख दो और इसको अच्छे से सुन लो, ठीक है। चलो, कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है? कॉम्पिटिटिव डिमांड तब होती है जब दो गुड्स एक दूसरे के क्या होते हैं? क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब समझो, क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है?
क्लोज सब्स्टिट्यूट, कहते हैं ना ये इसके सब्स्टिट्यूट में हमें कोई टीचर चाहिए, इसके सब्स्टिट्यूट में हमें कोई बुक चाहिए, मतलब जो उसको रिप्लेस कर सके। ठीक, क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली रिप्लेस कर सकती है। जैसे कि तुमने देखा होगा कोका कोला और थम्स अप, तुम्हें लगता है यार दोनों ब्लैक ही तो है, ये पियो क्या फर्क पड़ता है। बहुत स्पेसिफिक लोग अब कहेंगे कि नहीं हमको तो बड़ा फर्क पड़ता है। बेटा अभी तुम थोड़ा साइड हो जाओ, मेजोरिटी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम कोक लो थम्स अप लो, दोनों ब्लैक है और ऑलमोस्ट सेम इन टेस्ट है, तो हमें लगता है कि ठीक है यार चलता है, इसमें क्या ही फर्क पड़ रहा है ना। तो ये होते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, थोड़ा ही अंतर होता है दोनों में, ज्यादा नहीं। ठीक, तो जब दो गुड्स एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, ठीक है, तब इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन कमोडिटी रिड्यूस द डिमांड फॉर अदर। तब अगर एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए तो दूसरी कमोडिटी की डिमांड उसकी वजह से कम हो जाती है। मतलब नहीं समझ में आ रहा, एक की बढ़ जाएगी दूसरे की कम कैसे हो जाएगी, ऐसा क्यों हो रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पेप्सी और कोका कोला का। ठीक है, तुम एकदम आराम से समझना, तुम्हें ये समझ में आएगा, पेप्सी और कोका कोला। ठीक है, अब देखो मान लो तुम मुझे खुद बताना, ठीक है, अगर पेप्सी का जो प्राइस है, ठीक है, वो पहले कितना रुपए था, मान लो 10 रुपए था, है नहीं, मान लो 10 रुपए था। ठीक है, और कोका कोला का प्राइस भी क्या था, 10 रुपए था। ठीक, पहले दोनों का प्राइस एक जैसा था। ओके, अब क्या हुआ, पेप्सी का प्राइस जो है वो 10 रुपए से बढ़ गया। पेप्सी वालों ने अपना प्राइस 10 रुपए से मतलब बढ़ा दिया, डबल कर दिया, 20 रुपए कर दिए। कोका कोला ने भी देखा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, इसने भी प्राइस बढ़ाया, हाँ बढ़ाया, लेकिन इसने सिर्फ 15 रुपए का किया, ज्यादा नहीं बढ़ाया। अब तुम बताओ, तुम अपना खुद का नेचर नोटिस करो। मान लो तुम्हारे घर में बहुत सारे रिश्तेदार आए, तुम्हें पेप्सी और कोका कोला में कुछ लाना है। ठीक है, तुम्हें लाना है और तुम सोच रहे हो यार मैं कौन सी खरीदूं। अब ये वाली बोतल तुम्हें 20 रुपए में मिल रही है, करंट सिनेरियो देखो, और ये वाली बोतल तुम्हें 15 रुपए में मिल रही है। तुम खुद बताओ तुम क्या करोगे। तुम बोलोगे मैम हम कोका कोला ले आएंगे, भाई 15 रुपए में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो हम वो क्यों खरीदेंगे जिसका प्राइस ज्यादा है। तो इसका मतलब इसका प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड, इसका प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड क्या हुई, इसकी डिमांड तुम खुद बताओ, इसकी डिमांड गिरेगी कि नहीं गिरेगी। लोग इसकी मांग कम करेंगे, हाँ कम करेंगे, और मांग किसकी बढ़ जाएगी बेटा, मांग बढ़ जाएगी इसकी। तो इसका मतलब ये जस्टिफाई हुआ कि इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन कमोडिटी, इसकी कमोडिटी डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से इसकी डिमांड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉम्पिटिट करते हैं। कॉम्पिटिशन कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हो और एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस केस में प्राइस गेम खेल जाएगा। अगर प्राइस जरा सा भी तुमने कम किया तो कस्टमर तुम्हारी तरफ भागे भागे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनको भी पता है कि ये और ये से कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हमें जो सस्ता मिलेगा अच्छा मिलेगा, हम वही खरीदने वाले हैं। तो इसे बोलते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव गुड्स। जैसे टी कॉफी हो गया, चाय और कॉफी हो गई, चाय का प्राइस बढ़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि जब चाय का प्राइस बढ़ेगा तो चाय की डिमांड गिर जाएगी और लोग क्या करेंगे, कॉफी पे स्विच कर जाएंगे और कॉफी की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये होते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव गुड्स। क्लियर। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल गुड्स, इंडिविजुअल डिमांड, सॉरी इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन की डिमांड, हाँ इसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मतलब इंडिविजुअल डिमांड मींस डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर फॉर अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जब एक पर्सन की हम डिमांड पे फोकस करते हैं कि एक पर्सन कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीदना चाहता है, कितने प्राइस पे खरीदना चाहता है, किस समय पे खरीदना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड। क्लियर। नेक्स्ट है तुम्हारा मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड मींस टोटल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की डिमांड को सम अप कर दो, क्या हो जाएगा, टोटल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो ये प्राइस है तुम्हारा, ठीक है 5 और 10, कंज्यूमर 1 जब 5 रुपए का प्राइस है तो 2 रुपए की क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी खरीद रहा है, 2 रुपए नहीं 2 क्वांटिटी खरीद रहा है, ये डिमांड ठीक है, 2 क्वांटिटी खरीदता है। जब प्राइस बढ़ जाता है तो 1 खरीद रहा है। कंज्यूमर 2 है, जब 5 रुपए था तो 3 खरीद रहा था, 10 है तो 2 खरीद रहा है। कंज्यूमर 3 ले लो, जब 5 था तो 4 ले रहा था, 10 हो गई तो 3 ले रहा है। अब इनको जोड़ दो, ठीक है 4 3 7 8 9, ठीक है ये हो गई तुम्हारी टोटल डिमांड, मतलब सारे कंज्यूमर की डिमांड मिल गई।
ठीक है, 3, 2, 5 और 1, 6। तो ये क्या आ गई, ये आ गई तुम्हारी टोटल डिमांड। इससे क्या बोलते हैं, तुम्हारी मार्केट की डिमांड। मार्केट कैसे बनती है, सारे कंज्यूमर को मिलके बनती है। जो हम सारे कंज्यूमर की डिमांड जोड़ देंगे तो आ जाएगी मार्केट डिमांड। मतलब 5 रुपए के प्राइस पे मार्केट डिमांड कितनी है, 9। 10 रुपए के प्राइस पे मार्केट डिमांड कितनी यूनिट है, 6। तो ये क्या होती है, ये होती है तुम्हारी मार्केट डिमांड। तो बोल रहा है टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर की मिलके जो ये टोटल डिमांड आ रही है मार्केट में, इससे बोलते हैं मार्केट डिमांड। इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग इंडिविजुअल डिमांड टुगेदर। इंडिविजुअल डिमांड को एक साथ जोड़ दो तो आपकी मार्केट डिमांड आ जाएगी। हमने भी देखा भी कि हमने इसको प्लस कर दिया तो हमारी मार्केट डिमांड निकल के आ गई। इफ 10 पीपल ईच बाय 2 kg शुगर, मार्केट डिमांड हो जाएगी 20। जैसे कि अगर 10 लोग 2 kg शुगर खरीद रहे हैं मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगी टोटल डिमांड, 10 को 2 से कर दिया मल्टीप्लाई तो 20 kg हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिमांड शेड्यूल। क्या होता है डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल कुछ भी बोलो, ये तुम्हारा बेसिकली होता है टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन, जिसमें तुम ये शो करते हो कि कितने प्राइस पे लोग कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीद रहे हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ये हमने आपके लिए टेबल बनाई ना, शो करने के लिए कि कितने प्राइस पे कितनी कमोडिटी कंज्यूमर खरीद रहा है, वही आपका ना ये डिमांड शेड्यूल होता है, ये जो टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी। देखो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी हमने शो करी ना, 5 रुपए पे ये 2 खरीद रहा है, 10 रुपए पे ये, तो अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी शो करी। ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, जो कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइस पे शो किया ना कि 5 रुपए के प्राइस पे 2 क्वांटिटी कमोडिटी खरीदना चाह रहा है, 10 रुपए के प्राइस पे 1 यूनिट खरीदना चाह रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टाइम जरूर मेंशन करेंगे क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि क्वांटिटी, प्राइस और जो ये तुम्हारा क्या बोला था मैंने, क्वांटिटी, प्राइस और टाइम है ना, ये तुम्हें शो करना है क्यूपीटी। ओके, तो डिमांड शेड्यूल क्या है, टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर विलिंग है परचेज करने के लिए एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो पूरी टेबल बन के आएगी इसे ही हम बोल देंगे तुम्हारा डिमांड शेड्यूल। इसके बाद आपको ये याद रखना है बेटा, जो डिमांड शेड्यूल होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो शो करता है एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अलग अलग प्राइस पे खरीदना चाहता है, तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल। और एक है तुम्हारा मार्केट डिमांड शेड्यूल जो ये शो करेगा अलग अलग प्राइस पे सारे कंज्यूमर कितनी कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी खरीदना चाह रहे हैं, उनका टोटल, वो मार्केट डिमांड को रिप्रेजेंट करने वाला टेबल हो जाएगा मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलो अभी हम आपको टेबल के थ्रू समझाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल शो डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय वन कंज्यूमर, ये आपका कीवर्ड है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो एक कंज्यूमर, गलती से भी 2-3 मत लिख देना, इंडिविजुअल मतलब ही एक होगा, जो वन कंज्यूमर विलिंग है परचेज करने के लिए एट डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग आ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि एक कंज्यूमर जब 10 रुपए पर केजी चीनी का भाव है, ठीक है, 1 किलो 10 रुपए की 30 रुपए की मिली है तो 1 किलो खरीदना चाह रहा है। जैसे चीनी का भाव कम हो गया, मतलब अब 29 रुपए की 1 केजी मिलने लगी तो उसने बोला हम 2 किलो खरीदेंगे। जब 28 हो गई तो कह रहा हम 3 खरीद लेंगे। जब 27 रुपए हो गया तो बोला हम 4 खरीदें। जब 26 रुपए पे आ गई तो कह रहा है हम 5 किलो खरीद लेंगे। तो तुम यहाँ देख पा रहे हो पैटर्न कि जैसे जैसे प्राइस गिरता जा रहा है वो अपनी क्वांटिटी की डिमांड क्या है वैसे ही बढ़ाता जा रहा है कि इस प्राइस पे जब ज्यादा था तो कह रहा था मैं कम खरीदूंगा, और तुम यहाँ देखो जब बिल्कुल कम प्राइस हो गया तो कह रहा मैं ज्यादा क्वांटिटी खरीदने को तैयार हूँ। ये हमारा नेचर भी होता है, जब सस्ती चीज मिलती है तो हम कहते हैं कि हम ज्यादा खरीद लेंगे, और जब महंगी हो जाती है तो हम कम से कम उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है जो ये प्रेजेंट कर रही है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अलग अलग प्राइस पे एक कंज्यूमर खरीद रहा है, खरीदने को तैयार है, इस टेबल रिप्रेजेंटेशन को हम आपके इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम आ जाएं, ये देखो इसने तुमको बोला कि जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रही है। तुमने ऑब्जर्व यही किया है कि जैसे जैसे प्राइस गिरता गया वैसे वैसे
डिमांड मेरी बढ़ती गई, और जैसे जैसे अगर हम बोले कि प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड गिरती गई। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पे देखा है, ये दिमाग आपने टेबल में लगाया है। क्लियर है? अब अगर बेटा हम इसको प्लॉट करें, वो तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। कर्व क्या होगा मैम? जो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना आपका इसी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का, जो टेबल बनी है, जब इसको हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं ना, उसे ही हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व बोलते हैं। आप ये लिख सकते हो, या बोल सकते हो आप कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट वन consumer is willing and able to buy at different price at a given period of time is known as individual demand curve। मतलब वही जब शेड्यूल में ना टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की जगह तो बस लगा दो डेफिनेशन मीनिंग में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, सिंपल, और कॉपी का कट पेस्ट कर दो वही चीज़ जो तुमने भी याद करी कि अलग अलग क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूमर परचेज करना चाह रहा है अलग अलग प्राइस पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी को हम बोल देंगे तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और ये कर्व कैसे बनेगा? आपने ग्राफ सीखा है, वही ग्राफ आपको प्लॉट करना है। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे क्वांटिटी डिमांड, वाई एक्सिस पे हम लिखेंगे आपका प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड कैसे? 1 2 3 4 5 आपने प्लॉट किया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसी तरीके से आपने प्राइस ऑफ शुगर, अभी जीरो से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसको ऐसे करके किंग बना के ऐसे यहाँ से स्टार्ट कर दिया कि 25 26 27 28 29 30। अब हमने इसको प्लॉट किया कि 30 पे डिमांड कितनी थी? 1। ठीक है, 30 पे डिमांड कितनी थी? 1। फिर 29 पे कितनी हो रही है? 29 पे हो रही है 2। फिर 28 पे कितनी हो रही है? 28 पे हो रही है 3। ठीक है, फिर आपका 27 पे कितनी हो रही है? 27 पे हो रही है 4। फिर आपका 26 पे कितनी हो रही है? 26 पे हो रही है आपकी 5। आपने इस तरीके से प्लॉट कर दिया, और ये जो प्लॉट करके आपका ये कर्व ऐसे बना है ये आपने शो कर दिया, और आपका ये डिमांड कर्व बन के आ गया। जब तुम पॉइंट बनाओगे तो उनको जोड़ोगे तो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग तुम्हारा कर्व तुम्हें देखने को शो करेगा। और ये डाउनवर्ड स्लोप जो ऐसे नीचे जा रहा है ना, ये क्या शो करता है? ये शो करता है तुम्हारा प्राइस और डिमांड के बीच का रिश्ता, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड मेरी गिर जाती है, और ये इसीलिए डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। क्लियर है आपको? ओके, यही शेड्यूल जो बेटा बना था वो मैंने आपको कर्व बना के दिखा दिया। अभी कर्व आएगा भी आगे, आप देख लेना, बट मैंने आपको कर्व अभी पहले ही समझा दिया है। नेक्स्ट आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होगा? जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में तुम बस एक कंज्यूमर का दिखा रहे थे कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अलग अलग प्राइस पे खरीद रहा है, जब वहां पे तुम और ज्यादा कंज्यूमर को दिखाओ, मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर, अब होते तो ऐसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हम सबको थोड़ी ना प्लॉट करेंगे, हम अपनी सुविधा के लिए 2-3 कंज्यूमर कोई प्लॉट करके जोड़ के उनकी टोटल डिमांड को मार्केट डिमांड से दिखा दे रहे हैं। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? एक ऐसा टेबल है जो शो करता है टोटल क्वांटिटी, को टोटल करेंगे ना तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो सारे कंज्यूमर, बताइए सारे कंज्यूमर जो मार्केट में है खरीदने को तैयार है एट डिफरेंट प्राइस, को प्राइस अलग अलग है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर एट ईच प्राइस। ये कैसे बनता है? जब आप हर इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को हर एक प्राइस पे जोड़ देते हो तो आपका मार्केट डिमांड निकल के आ जाती है। ये अभी हमने समझा भी है, वही चीज बाद में आ गई है, फिर से आ गई है। जैसे देखो, जब प्राइस 30 है तो कंज्यूमर ए कह रहा है कि मैं 1 kg शुगर खरीदूंगा, बी कह रहा है कि भाई मैं तो 2 खरीद लूंगा, सी कह रहा है मैं और अमीर हूं, मैं 3 kg खरीदने वाला हूं। जब प्राइस गिरा 29 तो क्या सबकी डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? हाँ बढ़ी। देखो कंज्यूमर ए ने 1 से 2 पे आ गया, कह रहा है मैं 2 kg खरीद लूंगा। बी कह रहा है कि मैं पहले 2 ले रहा था अब मैं 3 ले लेता हूँ। सी कह रहा है कि पहले मैं 3 ले रहा था अब मैं 4 ले लूंगा। मतलब सबकी डिमांड क्या है? जैसे प्राइस गिरा बढ़ गई। अब देखो और बढ़ी है, हाँ यहाँ बढ़ी है, मैं डायरेक्ट नीचे ले आ रही हूँ तुम्हें, 26 बिल्कुल प्राइस कम हो गया, तो कंज्यूमर ए 5 लेने को तैयार है, बी 6 लेने को तैयार है, सी 7 लेने को तैयार है। जब इन सबके जो जितने भी कंज्यूमर है मार्केट में, इनकी डिमांड को जब तुम जोड़ दोगे तो तुम्हारी मार्केट डिमांड आ जाती है। तो 30 रुपए के प्राइस पे हमें देखना है कि मार्केट में पूरी डिमांड कितनी है, तो 3 2 1 6 कि 30 रुपए के प्राइस में जो मार्केट में डिमांड हो रही है कितनी केजी लोग शुगर खरीदेंगे, वो है टोटल 6 केजी। जब 29 का प्राइस है तो हमने जोड़ दिया, हमने बताया कि 9 केजी। और इसी तरीके से जब 26 हो गया तो हमने बोला 18 केजी। तो ये क्या बन के आ गया? ये बन के आ गया तुम्हारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसको अगर आप प्लॉट भी करोगे ना तो आप ना ऐसे भी कर सकते हो बेटा। जब आप कर्व बनाओ ना तो पहले तो तुम एक एक को प्लॉट करो, जैसे इंडिविजुअल था ना वैसे करो। जैसे कि तुम्हारा
जैसे 30 रुपए के प्राइस पे, अब मैं इसको बनाऊँ ना अगर, तो देखो थोड़ा सा ग्राफ में तुम्हें दिक्कत ये आएगी मेरे कि उतना सटीक नहीं बन पाएगा क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा हो ही रहा है ना। बट अगर मैं तुम्हें इसी में बता दूं तो तुम ये देखो, यहाँ पे बस हमने एक का ही नोट किया था, वैसे ही तुम अब एक और कंज्यूमर का बना दो। वो क्या कर रहा था, 30 पे कितनी खरीद रहा है, वो 30 पे 2 3 4 5 6, वो ऐसे जा रहा है। वो जब 30 है, वो 30 है तो वो 2 ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने 1 लिया था, तो अब यहाँ से हमारी कितनी आएगी, यहाँ से हमारी आएगी 2। 29 है तो आई गेस वो 3 ले रहा है तो ये आ जाएगी। 37 है तो वो शायद 4 ले रहा था तो ये आएगा। ऐसे तुम अपना प्लॉट कर लेना। तो फिर तुम एक कर्व बनाओगे ये ऐसे आएगा, एक और कंज्यूमर का बनाओगे तो ये ऐसे आएगा, और जब तुम इनको जोड़ के पूरा कर्व बना के दिखाओगे तो वो अलग तरीके से बनेगा, वो होगा तुम्हारा मार्केट डिमांड कर्व। इस तरीके से आपको इसको बस प्लॉट करना है, अपने एंड पे आप करोगे, बुक में आपका बना ही हुआ है, ठीक है। तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, हर कंज्यूमर का एक एक बार कर बना लो, ठीक है, एक तीर का बना लो, उसके बाद ये टोटल मार्केट बनाओ। जब मार्केट का डिमांड का बनाओगे ना तो तुम देखोगे ये काफ़ी अलग बनेगा, क्योंकि 30 पे डायरेक्ट हम 6 की डिमांड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 29 पे ये 9 की कर रहा है तो तुम्हें इसको भी आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। ये भी आगे बढ़ेगा, तभी तुम जब 7 8 9 करोगे ना तब तुम इसको शो करके प्लॉट कर पाओगे। तो इसको अपने एंड पे प्लॉट करने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। अगर मैं इसको शो भी कर दूँ, सिर्फ मार्केट का मैं शो कर रही हूँ, मैं इंडिविजुअल अलग अलग पहले नहीं बना रही हूँ, बुक में आपके अलग अलग बने हैं। तो अगर हम इसको करने की भी कोशिश करें तो यहाँ पे हम 1 2 लेके चल रहे थे ना, तो हमारा ये ना बहुत बड़ा बनेगा क्योंकि हमें 18 तक लेके जाना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अपने एंड पे देखना, 18 तक लेके जाना, पूरा बहुत लंबा जाके बनेगा, तो अपने एंड पे देखना बना के, कुछ ज़्यादा है नहीं, बस प्लॉट करना है आपको पॉइंट्स और उसको फिक्स कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन बेसिकली, फंक्शन मतलब देखो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा हमेशा रिलेशनशिप, डिमांड का रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, हम डिमांड के रिलेशनशिप की, रिश्ते की बात कर रहे हैं। खुश हो जाओ तुम, डिमांड का भी रिश्ता पक्का हो रहा है। डिमांड का रिलेशन किसके साथ है तुम बताओ। अभी तक मैम हमने समझा कि डिमांड का रिलेशन प्राइस के साथ है, बट क्या किसी और चीज़ के साथ डिमांड का रिलेशन नहीं होता है क्या? डिमांड सिर्फ प्राइस के बढ़ने घटने पर चेंज होती है, या कोई और भी चीज़ है तुम्हें लगता है कि उसकी वजह से भी मेरी डिमांड में चेंज आता है? सोचो ज़रा इस बारे में। तो तुम कहोगे हाँ मैम, जब हमारी इनकम भी बढ़ती है, पैसा भी हम ज़्यादा कमाने लगते हैं, तो भी हम चीज़ों की डिमांड कर देते हैं, क्योंकि अब हम उस काबिल हो गए हैं कि हम ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, हम ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि इनकम, इवन मैम हमारा जब टेस्ट बदल जाता है ना, फैशन आउट हो जाता है ना चीज़ों को, तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो मैम भले ही प्राइस कम भी हो तब भी हम उसकी डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि फैशन ही अपडेट नहीं है, वो आउटडेटेड हो गया है। तो इसका मतलब वो भी चीज़ अफेक्ट कर रही है तुम्हारी डिमांड को। हाँ, वो भी कर रही है। तो ये जितने भी फैक्टर्स है ना बेटा जो तुम्हारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इन सबका डिमांड के साथ क्या है, एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है, और इसी रिश्ते को हम एक नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है तुम्हारा डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन क्या है देख लेते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ओनली वन फैक्टर, अभी हमने ये डिस्कस भी कर लिया। डिमांड डिपेंड ऑन मैन इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर। द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड दीज फैक्टर, यही जो फैक्टर्स और डिमांड का ये जो रिश्ता है, इसे ही हम बोलते हैं क्या, डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब देखते हैं डिमांड फंक्शन का किसके किसके साथ रिश्ता है। ये जो डिमांड मार्केट डिमांड कर्व है ना, ये आप प्लॉट करना जरूर, ठीक है। देखो अब इस डिमांड फंक्शन को भी ना हम 2 टाइप में डिवाइड कर देंगे, एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और एक मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या है, मतलब हम इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड का कनेक्शन अलग अलग फैक्टर के साथ, है ना। हाँ, और मार्केट डिमांड फंक्शन क्या, जब हम कहें कि मार्केट में जितने भी कंज्यूमर, उन सबके डिमांड का जितने जितने फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, जितने जितने फैक्टर्स के साथ रिश्ता है, उसे बोलेंगे मार्केट डिमांड फंक्शन। वेरी नाइस, वेरी सिंपल। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ वन कंज्यूमर एंड फैक्टर इफेक्टिंग दैट डिमांड, मतलब ये शो करता है रिलेशन, एक रिश्ता, किसके बीच का रिश्ता, ये रिश्ता है तुम्हारे डिमांड का, एक कंज्यूमर की, इंडिविजुअल की बात कर रहा है तो एक कंज्यूमर की डिमांड का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, बाकी फैक्टर्स के साथ जो उसकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब इसको ना
तुम एक एक्सप्रेशन, एक शॉर्टकट से रिप्रेजेंट करते हो वो देख लो। dx मतलब क्या है, डिमांड फॉर कमोडिटी x का क्या है, फंक्शनल मतलब रिलेशन है, फंक्शन है, किसके साथ रिलेशन है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब इस कमोडिटी एक्स की डिमांड का रिश्ता इसके प्राइस से, तो ये बात तो सही है। पीआर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तुमने अभी रिलेटेड गुड्स पढ़े, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, अभी मैंने तुम्हें एक कॉम्पिटिटिव गुड्स पढ़ाए थे ना, उसका ही कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, उसका ही कनेक्शन भी समझेंगे इसको। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का साथ उसका कनेक्शन है, मतलब डिमांड ऑफ इंडिविजुअल को प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वाई, दैट इज इनकम, इन वाई मतलब क्या, इनकम ऑफ कंज्यूमर। टी मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और ई मतलब है एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के प्राइजेस को लेके। मतलब ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब तुम्हारे इंडिविजुअल कमोडिटी या इंडिविजुअल पर्सन जो कमोडिटी की डिमांड कर रहा है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब आते हैं तुम्हारे मार्केट डिमांड फंक्शन में। मार्केट डिमांड फंक्शन क्या शो करता है, ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट, मतलब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर उन सब की टोटल डिमांड का रिलेशनशिप बाकी सारे फैक्टर्स के साथ जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसको कैसे शो करेंगे, MDX दैट इज मार्केट डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू फंक्शनल, एफ से फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके साथ, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, PR that is price of related goods, Y income of consumer, T taste and preference, E expectation about future। देखो यहां तक तो वही वाले फैक्टर्स हो गए जो इंडिविजुअल डिमांड को कर रहे थे, इसके अलावा मार्केट में एक्स्ट्रा कुछ और भी आ जाएंगे जो मार्केट को ऑल ओवर इफेक्ट करते हैं, दैट इज N क्या है, N है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी है मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट इज YD क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है, पुअर ज्यादा है, रिच है, क्या गैप है क्या नहीं है ये। और G दैट इज गवर्नमेंट की पॉलिसी, ये भी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। देखो मार्केट इंडिविजुअल से मिलके बनी है, तो इंडिविजुअल के जो फैक्टर वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ में इसके कुछ एडिशनल भी आ जाएंगे फैक्टर्स जो पूरी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर हैं उनकी ओवरऑल डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो ये जो रिलेशन इसको बोलते हैं मार्केट डिमांड फंक्शन। ओके 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 ओके, अब हम आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। जो इंडिविजुअल डिमांड है, मतलब एक कंज्यूमर की डिमांड है, उसको जो भी फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, ये तुम्हें देखना है कि वो फैक्टर कौन कौन से हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब जिनका रिश्ता इंडिविजुअल डिमांड के साथ है। तो हमने जो देखा पहला क्या था, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। अब एक एक करके तुम्हें सब समझाएंगे। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का प्राइस ऑफ कमोडिटी के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। तुमने देखा भी कि जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड गिरती है, जैसे प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ती है, वही चीज बोला है। ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि कंज्यूमर कितना खरीदना चाहता है। मतलब जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। दिस मीन प्राइस एंड डिमांड आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। प्राइस बढ़ा डिमांड गिर गई, प्राइस गिरा डिमांड बढ़ गई। देखो ना अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे कि नहीं जा रहे दोनों, वो बढ़ रहा है तो ये गिर रही है। इसका मतलब रिश्ता क्या डायरेक्ट है, नहीं, इनवर्स है, अपोजिट रिलेशन है दोनों के बीच में, ठीक है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, मतलब जिस भी क्वांटिटी कमोडिटी की डिमांड हो रही है उस कमोडिटी के साथ क्या रिलेशन है उसके प्राइस का, ये हमने तुम्हारा पहला देखा कि रिलेशन इनवर्स है। जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे डिमांड गिरेगी, जैसे प्राइस गिरेगा वैसे डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। वही है, एग्जाम्पल से भी बोला है कि अगर मैंगो 40 पर केजी है तो कंज्यूमर 1 किलो खरीद रहा है, अगर मैंगो का प्राइस 30 रुपए चला गया तो कंज्यूमर अब 2 किलो खरीद रहा है। मतलब प्राइस और इसका इनवर्स रिलेशन है। तो ये तुम्हारा हो गया पहला फैक्टर जिसका रिलेशन है तुम्हारे इंडिविजुअल डिमांड के साथ। नेक्स्ट है तुम्हारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब ये रिलेटेड गुड्स क्या है, वो प्राइस था उसी गुड्स का जिसकी डिमांड हो रही है। अब ये प्राइस है रिलेटेड गुड का। रिलेटेड गुड मतलब वो गुड जो आपस में रिलेटेड है, आपस में कनेक्शन है जिनका, ठीक है। उनके गुड्स के प्राइस की वजह से क्या डिमांड बदलती है, तुमने देखा, हाँ अभी तुमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि टी का प्राइस बढ़ गया तो मेरी कॉफी की डिमांड बढ़ गई। अरे भाई ये कैसे हो सकता है, प्राइस टी का बढ़ रहा है डिमांड कॉफी की बढ़ गई, क्यों? क्योंकि तुमने देखा था ना जब उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो उसकी डिमांड गिर जाएगी, तो लोग उसके सब्स्टिट्यूट पे स्विच कर जाएंगे और उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब प्राइस कॉफी का तो नहीं बदला,
कि मैं बोल रही हूँ कि उसकी डिमांड बढ़ गई क्योंकि कॉफी ने प्राइस गिराया, नहीं भाई, कॉफी का प्राइस तो वही था बट फिर भी डिमांड उसकी बदल गई। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो उसका रिलेटेड गुड्स था ना, उसका प्राइस बढ़ गया था। तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी क्या करता है बेटा, दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे असर डालता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स ओन प्राइस। तुमने अभी प्राइस, उसके प्राइस का करेक्शन तो देख लिया कि जो कमोडिटी की डिमांड हो रही है, अगर उसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगी, और उसी कमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। बट एक बात याद रखना कि जो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी की डिमांड है ना, वो सिर्फ उसके प्राइस की वजह से ही नहीं बदलती है। इसका मतलब किसी और के प्राइस से भी बदल जाएगी, हाँ बदल जाएगी, ठीक है, बट ऑल्सो ऑन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द डिमांड फॉर अनदर, इट इज कॉल्ड क्रॉस डिमांड। अगर एक गुड्स के प्राइस में बदल जाने से दूसरे गुड्स की डिमांड पे असर आता है तो हम बोलते हैं ये गुड्स क्या है, ये क्रॉस डिमांड है गुड्स की। ठीक है, जैसे कि टी और कॉफी वाला एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे भी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी ये रिलेशन तुम देखने वाले हो, इसलिए हम इस रिलेटेड गुड्स को पहले समझेंगे कि रिलेटेड गुड्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, पहले तुम ये समझो, फिर हम इस पे आगे तुम्हें फिर से समझाएंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं और वो हमारी सेम वांट को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल दिया था, पेप्सी, थम्स अप, एक जगह हम लोग उनको यूज कर सकते हैं और सेम वांट ही सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इन्हें हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं। अभी पढ़ाया था ना कॉम्पिटिटिव गुड्स, जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, है ना, समझाया था। ये वही है, सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं। जैसे टी और कॉफी, पेप्सी एंड कोका कोला, यहाँ पे हमेशा तुम्हें डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट एंड डिमांड फॉर द अदर। मैम ये नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा प्राइस और उस पे, आप तो बोल रही थी प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, तो ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्ट रिलेशन कैसे हो गया? देखो प्राइस, ये समझना बोल क्या रहा है, बोल रहा है प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट, एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस और दूसरे की डिमांड बोल रहा है। ये नहीं बोल रहा है कि एक का प्राइस उसी की डिमांड, वो पहले था। ये बोल रहा है कि एक सब्स्टिट्यूट की डिमांड और दूसरे वाले की प्राइस। जैसे कि मैं तुम्हें शो करूं, जैसे हो गया हमारा टी, ये हो गया मेरा कॉफी, ये हो गया मेरा टी। ठीक है, ध्यान से देखो, टी का प्राइस 10 है तो टी की डिमांड कितनी है, मैं ऐसे लिखूंगी, प्राइस ऊपर, चलो मैंने ऐसे कर दिया, तो डिमांड कितनी है, जब प्राइस 10 है तो टी की डिमांड मान लो अभी 10 क्वांटिटी खरीदना है। अब टी का जो प्राइस है वो 12 हो गया, तो भाई जब प्राइस बढ़ गया तो टी की डिमांड तुम्हें क्या लग रही है, बढ़ जाएगी? नहीं भाई, टी की डिमांड अब कम हो गई है, अब टी की डिमांड हो गई 8, मान लो 8 हो गई, अब 8 ही यूनिट बिक रही है। इधर देखो कॉफी का प्राइस पहले था 10, तो कॉफी की डिमांड कितनी थी, मान लो कॉफी की डिमांड भी 10 ही थी, कॉफी का प्राइस आज भी 10 है लेकिन कॉफी की डिमांड 12 हो गई। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या कॉफी ने अपना प्राइस बदला? नहीं, तो फिर कॉफी की डिमांड कैसे बढ़ गई? वो डिमांड इसलिए बढ़ी क्योंकि टी का प्राइस बढ़ गया। भाई टी का प्राइस बढ़ा तो लोग कॉफी पे स्विच कर गए क्योंकि उनको कॉफी अब सस्ती पड़ रही है। कॉफी 10 की ही है लेकिन ये 12 का हो गया, लोगों ने बोला हम चाय नहीं पिएंगे, हम कॉफी पी लेंगे। तो यही होता है रिलेटेड गुड्स, जहां पे एक सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने की वजह से या गिरने की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड पे तुम देख रहे हो असर आ रहा है, जबकि इसका प्राइस आज भी सेम है। तो इसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस का, देखो इसका प्राइस क्या है, बढ़ रहा है और इसकी डिमांड क्या है, बढ़ गई है। तो डायरेक्ट रिलेशन है कि नहीं, प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट एंड डिमांड फॉर ऑफ अदर गुड, है ना डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ गई दूसरे की, इसके साथ की नहीं बोल रहे। ठीक, जैसे कि अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाए तो पीपल मोर बाय टी, पीपल जो लोग हैं वो और ज्यादा टी खरीदेंगे, जिससे टी की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर कॉफी का प्राइस गिर जाए तो लोग चाय जो है वो कम खरीदेंगे और डिमांड फॉर टी फॉल्स, क्योंकि लोग फिर भाई कॉफी पे स्विच कर जाएंगे। तो इसे ही बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। और यही चीज तुम्हें यहाँ पे बोली गई है कि डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड नॉट ओनली ऑन इट्स ओन प्राइस, खुद के प्राइस पे नहीं बल्कि दूसरे प्राइस रिलेटेड गुड के प्राइस पे भी डिपेंड करता है। जैसे तुमने वहां देखा कि प्राइस कॉफी का नहीं बदला,
बदला टी का, और टी के प्राइस के वजह से कॉफ़ी पे डिमांड पे असर आ गया। मतलब कॉफ़ी की प्राइस से उस पर कोई असर नहीं आया, उस पर असर आया टी के प्राइस की वजह से, मतलब रिलेटेड गुड्स के प्राइस की वजह से। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड अफेक्ट द डिमांड फॉर अदर गुड। एक गुड्स के प्राइस में बदलने से दूसरे गुड्स की डिमांड पे क्या है, असर आता है। क्लियर बेटा? चलो अब आते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो हम एक दूसरे के साथ यूज करते हैं ताकि एक कॉमन वांट सेटिस्फाई हो पाए। अभी मैंने तुम्हें एक यहाँ पे वही आगे बताया भी था, है ना, जैसे कार और पेट्रोल का एग्जांपल दिया था कि नहीं दिया था? कहा था ये दोनों एक दूसरे के साथ यूज होंगे, ज्वाइंट डिमांड, याद आया? उसमें क्या था, दोनों गुड्स की डिमांड एक साथ होगी। क्यों? क्योंकि वो एक साथ ही होने वाले हैं एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। जैसे कि टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ही यूज होने वाले। कार की डिमांड होगी तो पेट्रोल की भी होगी, ठीक, पेन की होगी तो इनकी भी होगी, वरना पेन क्या ऐसे खोखला लेके घूमोगे, नहीं ना। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड फॉर अदर। मैम ये क्या बोल रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड फॉर अदर। इतना तो आप समझ में आने लग गया कि एक कॉम्प्ली गुड का प्राइस और दूसरे वाले की डिमांड पे इनवर्स रिलेशन बता रहा है। अभी मैं तुम्हें समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है शुगर और टी का, मान लो ये शुगर है, ठीक है, और ये है तुम्हारी चाय। अब शुगर का देखो, शुगर का अगर हम प्राइस दिखाएं, ठीक है, मान लो शुगर का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग शुगर कम खरीदेंगे, टी का वो हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब होता है कि दोनों लोग एक दूसरे की जगह यूज होंगे। मान लो शुगर का प्राइस 10 था, ठीक है, तो लोग 1 kg शुगर खरीद रहे थे, ठीक है, सिंपल। शुगर का प्राइस 10 था, लोग 1 kg खरीद रहे हैं। शुगर का प्राइस क्या हो गया, 12 हो गया। लोग मान लो, अच्छा 1 नहीं, यहाँ पे 2 कर लो, 2 kg खरीद रहे थे, तो अब लोग 1 kg खरीदने लग गए, ठीक है। अब यहाँ देखो, प्राइस टी का 10 था, आज भी 10 ही है, कोई बदलाव नहीं आया। बट तब जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितनी हो रही थी, 2, लेकिन प्राइस अब 10 है बट डिमांड हो रही है 1। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है, प्राइस तो उतना ही है तो डिमांड कैसे गिर गई? वो इसलिए गिर गई क्योंकि शुगर का प्राइस जो है वो बढ़ गया। जब लोग चीनी नहीं खरीदेंगे तो चाय का क्या मतलब, चाय क्या ऐसी पियोगे, फीकी? तो एक इसके प्राइस के बढ़ने की वजह से तुम देख रहे हो दूसरे की डिमांड गिर गई है। तो ये तो बढ़ा लेकिन ये गिर गई इसकी डिमांड। इसका मतलब इसकी प्राइस और इसकी डिमांड, मतलब प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री गुड एंड डिमांड ऑफ अदर का बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। एरो क्या ऊपर नीचे जा रहा है। मतलब मान लो अगर शुगर का प्राइस बढ़ा, चीनी का प्राइस बढ़ा, तो लोग अब कम चीनी खरीदेंगे, जिससे चीनी की डिमांड तो गिरे, साथ साथ चाय की पत्ती की भी डिमांड गिर जाएगी। जब लोग चीनी नहीं खरीदे तो चाय की पत्ती का क्या करेंगे? और मान लो चीनी का प्राइस अगर गिर जाएगा तो लोग ज़्यादा चीनी खरीदे, फिर चाय पत्ती की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये होता है इनवर्स रिलेशन, कि इसका प्राइस बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड कम हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई शुगर नहीं हुआ तो चाय की पत्ती। जैसे कार और पेट्रोल ले लो, अगर कार का प्राइस बढ़ जाए मान लो, तो तुम बताओ पेट्रोल की डिमांड कम होगी कि नहीं होगी? हाँ मैम, कम हो जाएगी। जबकि पेट्रोल का प्राइस नहीं बढ़ा, वो वही है, बट उसके प्राइस की वजह से उसकी डिमांड पे असर आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ यूज होते हैं। अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है, उसकी डिमांड कम हो रही है, तो हम इसको भी क्यों ही खरीदेंगे फिर, ठीक है। तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली गिरेगी, भले ही उसका प्राइस वही रहे। तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत ही अच्छे से मैंने कोशिश की आपको समझाने की। एक दो बार इसको रिपीट मोड में तुम देखना तो शायद तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब मूव कर रहे हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, दैट इज इनकम ऑफ कंज्यूमर। बहुत ही सिंपल है कि कंज्यूमर कितना अर्न करता है, वो होती है इनकी इसकी इनकम। ये डिसाइड करती है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, मतलब तुम कितना खरीद सकते हो। जैसे मेरी इनकम ज़्यादा होगी तो भाई मैं ज़्यादा खरीद पाऊंगी, मेरी कम होगी तो मैं कम ही खरीदूंगी। जैसे मान लो मैं बहुत कमा रही हूँ तो मैं 2 kg चीनी, 4 किलो आटा, ये सब अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं कम कमा रही हूँ तो भाई मैं हो सकता है मैं 1 किलो चीनी में गुजारा करूँ, 1 ही किलो आटा में गुजारा करूँ, है ना। तो परचेजिंग पावर डिटरमाइन करती है कितना तुम कमा रहे हो। अब तुम बताओ डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा कि नहीं होगा यार इनकम और डिमांड में? होगा। तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी, है ना। तुम्हारी इनकम गिरेगी तुम्हारी डिमांड गिरेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल। इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा, इनकम गिरेगी कंज्यूमर कम खरीदेगा। तो ये हो गया कि इनकम जो है कंज्यूमर की वो उसकी डिमांड को अफेक्ट करती है और डायरेक्ट ही रिलेशन है दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ एक और याद रखना है तुम्हें, वो है कि जो डिमांड है,
ठीक है, वो दो टाइप के गुड्स पे डिपेंड करती है, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स और एक होते इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड मतलब साधारण और इंफीरियर्स मतलब पुअर क्वालिटी वाले गुड्स। इनके केस में एक चीज़ है, एक ट्विस्ट है जो तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जिनकी डिमांड बढ़ती है जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है, जैसे टी, जैसे चाय की पत्ती, सोप, परफ्यूम, ये सब नॉर्मल गुड है, साधारण अच्छी नॉर्मल क्वालिटी के गुड्स। जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तुम क्या करोगे? इनकी डिमांड बढ़ा दोगे, है ना। तो बेसिक जो रिलेशन है डायरेक्ट वाला वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, कि जैसे इनकम बढ़ी वैसे ही डिमांड बढ़ गई, जैसे इनकम गिरी वैसे ही डिमांड गिर गई। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नो डाउट, क्लियर। बट इंफीरियर गुड के केसेस में बेटा आप देखोगे कि इनकम बढ़ेगी ना तो डिमांड गिर जाएगी, और इनकम गिरेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। अभी ये यहाँ पे रिलेशन जो है ना वो इनडायरेक्ट है, बस इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स डिमांड और इनकम के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए तुम्हें ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखो, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड गिरती है जब इनकम बढ़ती है। पीपल शिफ्ट टू बेटर क्वालिटी गुड्स। मान लो पहले तुम कम कमाते थे, ठीक है, छोटी सी नौकरी करते थे, तुम क्या करते थे? मोटा चावल खा लेते थे, ठीक है, मोटा चावल खाते थे, मोटा अनाज खा लेते थे, है ना, इतनी एग्जॉटिक सब्जी नहीं खाते थे, नॉर्मल सब्जी खा लेते थे सस्ती वाली। अब तो मुझे ये बताओ, तुम्हारी इनकम अगर बढ़ेगी तो तुम क्या ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी मोटा चावल और पुरानी सब्जी ऐसे से खाओगे कि आप बेटर क्वालिटी की चीज़ें खाना शुरू करोगे? तुम बोलोगे नहीं, मैं आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो अच्छे वाले चावल खाएंगे, है ना, अच्छी अच्छी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स खाएंगे, अब तो स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा हमारा। तो वही है, तो तुम यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? तुम देख रहे हो कि इंफीरियर गुड्स की में अगर तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड गिर जाती है। क्यों? क्योंकि तुम फिर नॉर्मल वाले गुड्स में शिफ्ट कर जाओगे, है ना। तो यही तुम्हें समझना है वहाँ पे कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड गिर जाती है जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है। इनकम बढ़ी, डिमांड गिर गई, इनकम गिरी, डिमांड बढ़ गई। तो इनवर्स रिलेशनशिप है। क्यों? कि भाई तुम अब लोकल क्यों खाओगे? मान लो तुम्हारी इनकम गिर गई, पहले तुम बहुत पैसा कमाते थे तो अच्छे चावल खाते थे, अब तुम कम कमा रहे हो, तुम्हारी इनकम कम हो गई, तो तुम खुद ही बताओगे कि हाँ हम इन्फीरियर गुड के मोटे चावल हम ज़्यादा खाएंगे, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते अच्छे वाले, तो उसकी डिमांड क्या है? बढ़ जाएगी इनकम गिरने पे। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है तुम्हारा इनकम और डिमांड का इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड, याद रखना। नेक्स्ट हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब मुझे क्या पसंद है, मेरी क्या प्रेफरेंस है, मेरा क्या स्वाद है, उसके बेसिस पे भी हमारी डिमांड इफेक्ट होती है। मीन्स लाइक, डिसलाइक, हैबिट, चॉइस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या चॉइस, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो भी उसकी डिमांड को इफेक्ट करता है। डिमांड डिपेंड ऑन अ लॉट व्हाट कंज्यूमर प्रेफर। इफ कंज्यूमर लाइक अ प्रोडक्ट, डिमांड इंक्रीज। इफ कंज्यूमर डिसलाइक अ प्रोडक्ट, डिमांड डिक्रीज। अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद है तो वो उसकी डिमांड बढ़ा देगा, कंज्यूमर को प्रोडक्ट नहीं पसंद है तो वो उसकी डिमांड गिरा देगा, ठीक है। जैसे तुम हो, मान लो तुम्हें बर्गर पिज्ज़ा बहुत पसंद है, ठीक है, तो तुम हेल्थ कॉन्शियस को हटाओगे, ठीक है, और उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, भाई मुझे तो पसंद है बर्गर पिज्ज़ा, मुझे खाना है, ठीक, तो उसकी डिमांड क्या एज पर योर टेस्ट बढ़ जाएगी। मान लो तुम्हारा टेस्ट बदल गया, तुमने बोला नहीं यार अभी मेरे को जिम विम करना है और मैं बड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ये सब नहीं खाऊंगा, तो उस केस में क्या होगी? डिमांड गिर जाएगी। तो मतलब तुम्हारा ये टेस्ट प्रेफरेंस या चॉइस चल रही होगी वो तुम्हारी डिमांड को डायरेक्टली क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। फेवर में होगी तो बढ़ेगी, नहीं होगी तो भाई गिर जाएगी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। कंज्यूमर को क्या ईएमआई, लोन्स, ये जो उधार वाली फैसिलिटी है वो अवेलेबल है इजिली या नहीं? अगर है तो भाई वो डिमांड ज़्यादा करेगा क्योंकि इजिली लोन पे ले लेगा, और नहीं होगी तो वो कम करेगा। तो वही है जैसे इजी लोन, ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर वाले आजकल ऑप्शन आते हैं ना, अगर ये सब चीज़ें तुमको मिल रही हैं बैंक की तरफ से तो कंज्यूमर क्या करेगा? भाई ठीक है ईएमआई लोन पे ले लेंगे, डिमांड बढ़ा देगा, और कोई भी लोन नहीं मिल रहा या हाई इंटरेस्ट पे लोन ले रहा है तो फिर वो ज़्यादा नहीं कर देगा, डिमांड गिरा देगा। तो क्रेडिट जो है वो तुम्हारी परचेजिंग पावर इंक्रीज कर देता है। उधार में पैसा मिल रहा है तो तुम्हारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? परचेज कर सकते हो, अब कभी लोगे भाई, है ना। क्रेडिट में पैसा उड़ा देंगे, खरीद लेंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, है ना। तो ये भी डायरेक्ट रिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा तुम्हारे मार्केट डिमांड के फैक्टर्स पे, कि मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। मैम आपने बताया था जो इंडिविजुअल को करता है वो तो मार्केट को करता ही है, मतलब जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं वो तो हम इसमें लिख ही सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ एडिशनल चीज़ें भी बताई थी, गवर्नमेंट वाला पॉइंट याद आ रहा है, पॉपुलेशन वाला पॉइंट याद आ रहा है, तो वो भी मेरी मार्केट को अफेक्ट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं।
मार्केट डिमांड मतलब टोटल डिमांड सारे कंज्यूमर की जो मार्केट में है एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ टाइम। ऑल फैक्टर ऑफ इंडिविजुअल डिमांड ऑल्सो अफेक्ट मार्केट डिमांड। जितने अभी तुमने इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स पढ़े ना, वो सब मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर भी हैं जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो वो हम देखते हैं। पहला है तुम्हारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट डिमांड का। खुद सोचो यार, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन गिरेगी तो डिमांड गिरेगी कि नहीं गिरेगी? गिर जाएगी। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज मार्केट डिमांड। मार्केट तो सबसे मिलके बनी है ना, तो पॉपुलेशन वाला आएगा ना यहाँ पे। तो बट ओनली साइज और ऑल्सो टाइप ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो। सिर्फ साइज ही नहीं कि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा डिमांड। इवन ये भी देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जैसे यंगर के लिए, यंग जनरेशन ज़्यादा है पॉपुलेशन में, तो मेरी डिमांड ज़्यादा होगी, और यंग जनरेशन का रेशियो कम हो गया है तो कम होगी। ठीक है, तो मोर पीपल इन सिटी मोर डिमांड, लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया अट्रैक्ट मैनी कंपनीज। ये तो नॉर्मल सी एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर भी तुम्हारी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। रेनी सीजन होगा तो रेन कोट की सब लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, विंटर होगा तो गर्म कपड़ों के लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। तो बेसिकली सीजन भी डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट की पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी डिमांड को बढ़ा घटा सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट हमारी डिमांड को कैसे अफेक्ट करेगा? टैक्सेस और सब्सिडीज के थ्रू। सरकार टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से डिमांड गिर जाएगी। और सरकार अगर टैक्स कम कर दे, सब्सिडीज दे दे, तो प्राइस कम हो जाएगा और डिमांड बढ़ जाएगी। तो सरकार क्या पॉलिसी फॉलो कर रही है वो भी मेरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करेगा। वही बोला है कि टैक्स बढ़ जाएंगे तो भाई प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड गिरेगी। सब्सिडी छूट मिलेगी तो प्राइस गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कंडीशन। हमारे यहाँ स्थिति कैसी चल रही है बिजनेस की, वो भी हमारी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करता है। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है तुम्हारी कंट्री की, वो तुम्हारी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करेगा। जब बूम पीरियड होता है, ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया जा रहा है, तो इनकम लोगों की बढ़ती है। जब इनकम बढ़ती है तो लोगों को नौकरी मिलती है। नौकरी, या ऐसे बोलो, जब अच्छा फेज होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा हो कंट्री में, अच्छे ग्रो कर रही होती इकोनॉमी, तो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है। जब काम मिलता है तो ज़्यादा पैसे कमाते, पैसे कमाएंगे तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो खर्च करेंगे और डिमांड बढ़ जाएगी गुड्स की। ठीक है, वही अगर रिसेशन का फेज चल रहा है, ठीक है, कंट्री में चीज़ें खराबी होती जा रही हैं, ग्रोथ स्लो होती जा रही है, फैक्ट्रीज बंद होती जा रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, नहीं होगा तो भाई इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो कंज्यूमर डिमांड भी नहीं करेगा। भाई जब पैसा नहीं तो खरीदोगे क्या, है ना। तो ये भी तुम्हारी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये भी आपकी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। इट मीन्स हाउ इनकम इज डिवाइडेड अमंग रिच एंड पुअर पीपल। पुअर और रिच पीपल के बीच में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। लाइक कंट्री में अमीर ज़्यादा है, गरीब कम है, गरीब ज़्यादा है, अमीर कम है, ये भी डिमांड को अफेक्ट करेगा। मान लो मैं अपना कमोडिटी ऐसा बना रही हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास या गरीब लोगों के लिए है, तो मुझे देखना होगा यार वो लोग कितने हैं, है ना, पॉपुलेशन में कितने हैं। ज़्यादा होंगे तो भाई मेरे गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी, कम होंगे तो फिर कम हो जाएगी, है ना। फिर लग्जरी गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि भाई अमीर लोग हैं तो महंगे महंगी चीज़ें खरीदेंगे। तो मोर पुअर पीपल मोर डिमांड फॉर बेसिक गुड्स, और मोर रिच पीपल मोर डिमांड फॉर लग्जरी गुड, है ना। ये चीज़ तो होती ही है। तो ये भी तुम्हारा मार्केट डिमांड का एक फैक्टर है। तो अभी तक ना हमने फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड को, मार्केट डिमांड को, ठीक है, वो हमने अंडर मार्केट डिमांड फंक्शन और इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन समझ लिया। अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। एंड स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो कि तुमने अभी तक ये लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया है। अब तुम बोलोगे कैसे, वो अभी तुम खुद रीड करोगे तो तुम बोलोगे यार अभी तो पढ़ा है ना। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, रिश्ता बता रहा है किसका, बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड। कमोडिटी के प्राइस का और डिमांड के बीच का रिश्ता। अभी तुमने देखा नहीं क्या रिश्ता था, प्राइस बढ़ा था डिमांड गिर रही थी, प्राइस गिरा था डिमांड बढ़ रही थी, यही रिश्ता क्या कहलाता है, लॉ ऑफ डिमांड। तो रिलेशनशिप क्या है बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांड इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, इट टेल अस व्हाट हैपेंस टू डिमांड व्हेन प्राइस चेंज। ये बताता है कि जब प्राइस बदलता है तो डिमांड को क्या होता है। वाइल अदर थिंग रिमेन द सेम, ये चीज तुम याद रखना, इसीलिए अभी तक तुमने सारे फैक्टर्स पढ़े हैं।
बोलो क्यों? क्योंकि सारे फैक्टर्स पढ़ के तुम्हें ये समझ में आया कि सिर्फ प्राइस ही डिमांड को इफेक्ट नहीं करता है, बहुत सारे और भी चीजें हैं जो डिमांड पे असर डालती हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पॉपुलेशन, मार्केट कंडीशन, पढ़ा ना? तो वो सब भी तो तुम्हारी डिमांड को इफेक्ट कर रहा था। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि मैं सिर्फ एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ, मेरे को बाकी नहीं पता। वो कह रहा है मैं बस एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ, वो रिश्ता है कमोडिटी और उसके प्राइस के बीच में। बस अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। मैं बस इस रिश्ते की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा जब तुम इसी रिश्ते की बात करो तो बाकी सबका क्या? बोल लो बाकी सारे फैक्टर्स को रखो कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स को रखो कांस्टेंट। मतलब ये एज्यूम करके चलेंगे कि बाकी किसी चीज में कोई भी बदलाव नहीं आया है। मतलब मान के चलेंगे इनकम जो थी वही है, टेस्ट जो था वही है, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वही है, पॉपुलेशन जितनी थी वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है, ऑल आर सेम। जस्ट कमोडिटी का प्राइस बदल रहा है। क्योंकि बेटा अगर बाकी सारी चीज भी तुम ये मान के चलोगे बढ़ रही है, बदल रही है, तो फिर तुम रिश्ता ही नहीं शो कर सकते प्राइस और डिमांड में। क्यों? क्योंकि फिर तो हो सकता है ना कि प्राइस गिर भी जाए तब भी तुम कहोगे यार डिमांड तो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि लोगों की इनकम भी तो बढ़ गई। फिर कैसे वो हो गया? तो इसीलिए मान के हम चलेंगे कि कमोडिटी का और प्राइस का रिश्ता बताता है मेरा लॉ ऑफ डिमांड, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। ये चीज लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लॉ तभी काम करेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अदर थिंग बीइंग इक्वल व्हेन प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांड फॉल, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, सारे फैक्टर कांस्टेंट है। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी, अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। सो प्राइस एंड डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ये बात मेरा लॉ ऑफ डिमांड कन्वे करता है। ठीक है, जैसे एप्पल है 100 पर केजी है तो कंज्यूमर 1 खरीदता था, प्राइस गिर गया 60 हो गया तो वो 2 खरीद रहा है। इसका मतलब तुमने क्या देखा? प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ गई। ये मेरा लॉ ऑफ डिमांड शो करता है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखने आपको कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ डायरेक्शन शो करता है। मतलब मैम, मतलब बेटा तुम्हें ये बस ये बता रहा है कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड गिर रही है और प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़ रही है। अभी कितनी डिमांड बढ़ रही है, कितना प्राइस गिर रहा है, ये तुम्हें ये नहीं बता रहा है। मतलब क्वांटिटी पे फोकस नहीं करता है। इसकी ना एक कह सकते हो डीमेरिट या कह लो कि लिमिटेशन है कि सिर्फ डायरेक्शन बताता, बढ़ रहा है गिर रहा है ये वो, तो क्वांटिटी नहीं बताएगा, क्वांटिटी नहीं बताएगा। तो क्वांटिटी क्या बताएगा? वो बताएगा तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ोगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा, मजा भी आने वाला है। ठीक है, बट ये नहीं बताएगा, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। दूसरा, इट डज नॉट टेल द एग्जैक्ट अमाउंट, वही मैंने बताया ना कि एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता, कितने से बढ़ रहा गिर रहा है, ये बात नहीं करेगा तुम्हारी ये। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात नहीं करेगा। ठीक है, इट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन डिमांड, प्राइस के बदलाव से डिमांड पे क्या असर आ रहा है, ये रिश्ता यही शो करता है। और हमने देखा भी, हाँ भाई प्राइस और डिमांड का रिलेशन शो कर रहा है, बाकी सारी चीजों को कॉन्स्टेंट मान के भी चल रहा है। तो ये चीज तुमने ऑब्जर्व भी कर ली। ठीक है, अब बेटा हम आएंगे कि इस लॉ ऑफ डिमांड के क्या एजम्पशन है, मतलब क्या एज्यूम करके चल रहा है। तो तुमने अभी खुद बोला कि ये एज्यूम करके चलता है कि बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं, मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। क्योंकि बदलाव आएगा तो फिर प्राइस का गेम नहीं समझ में आने वाला डिमांड के साथ। तो लॉ ऑफ डिमांड इज ओनली ट्रू व्हेन सर्टेन कंडीशन रिमेन कांस्टेंट। बोला लॉ तभी काम करेगा जब कुछ चीजें कांस्टेंट रहेंगी। These condition are called exemption of law of demand। और ये जो चीजें कांस्टेंट रहने वाली है ना, इन्हें ही हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड की एग्जेम्पशन। मतलब लॉ ऑफ डिमांड ये एज्यूम करके चल रहा है। अदर थिंग बीइंग इक्वल इज द की आइडिया, बाकी सारी चीजें इक्वल हैं या कांस्टेंट कह लो, यही मेन आइडिया है इस लॉ ऑफ डिमांड का, जो मैंने तुम्हें अभी बताया भी है। तो क्या क्या चीजें हम कांस्टेंट लेके चलेंगे कि ये चीजें बिल्कुल नहीं बदलेंगी? तो सबसे पहले बेटा सारे फैक्टर्स को ही कांस्टेंट लेना है, तो तुम ये लिख लो। पहला है टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन कांस्टेंट, मतलब कंज्यूमर के टेस्ट हैबिट प्रेफरेंस जो है वो हम मान के चलेंगे नहीं बदल रही। क्यों मैम? क्योंकि बेटा तुम खुद सोचो, मान लो प्राइस गिर गया लेकिन हम कह रहे हैं फिर भी डिमांड जो है वो नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई कस्टमर को वो चीज़ पसंद ही ना आ रही हो, तो तुम जितना भी सस्ता बेचो वो डिमांड ही नहीं करने वाला। तो यहाँ तो प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशन फेल हो गया ना। तुम कह रहे हो प्राइस गिरा डिमांड नहीं बढ़ी, तो रिश्ता कैसे हुआ? इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड कहता है हम ये मान के चलेंगे कि टेस्ट और प्रेफरेंस बदल ही नहीं रहा है, वो वही है।
ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो कंज्यूमर की जो टेस्ट और हैबिट है ना वो बदल ही नहीं रही है। एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर सडनली किसी प्रोडक्ट को डिसलाइक करने लगेगा तो तुम देखोगे कमोडिटी गिर जाएगी, डिमांड उसकी, भले ही उसका प्राइस गिर रहा हो। वही जो मैंने अभी तुम्हें समझाया। देयरफॉर हम मान के चलते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस कांस्टेंट है। इसी तरीके से हम ये भी मान के चलते हैं कि इनकम भी कांस्टेंट है। मतलब ये कि इनकम अभी को ना बढ़ रही है ना घट रही है, उतनी इनकम पे है। क्योंकि खुद सोचो यार, अगर इनकम बढ़ जाएगी तो हो सकता है डिमांड जो है वो बढ़ जाए, भले ही प्राइस ना कम हुआ हो, है ना, ये भी तो होगा। तो इसलिए मान के चलेंगे इनकम भी नहीं बदल रही है। दूसरा, रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी हम मान के चल रहे हैं नहीं बदल रहे। मतलब तुम ये भी कहोगे यार कि प्राइस तो वही है लेकिन मेरे कॉफी की डिमांड गिर गई, ये कैसे हुआ? हो सकता है टी वाले ने अपना प्राइस जो है वो कम कर दिया हो, इस वजह से लोग उधर स्विच कर गए तो तुम्हारी गिर गई है डिमांड, ये भी तो हो सकता है ना। इसलिए ये भी मान के चलेंगे कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइस। ये भी मान के चलेंगे कि फ्यूचर प्राइस को लेके जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ सकता है, गिर सकता है, ये भी बदल नहीं रही है। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइस वही रहेगा कांस्टेंट। क्योंकि लोगों का क्या होता है, लोगों का, हमारा सबका यही होता है यार कि अगर हमें लगता है कि मान लो कल लॉकडाउन लगने वाला है तो हमें लगता है यार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लो, है ना, मतलब कल महंगी हो जाएंगी। ये लगता है कि नहीं लगता है? हाँ लगता है। तो फिर तो तुम यही करोगे यार, प्राइस भले ही आज कम हो लेकिन डिमांड बढ़ा दोगे, क्योंकि फ्यूचर में तुमको लग रहा है कि प्राइस बढ़ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि फ्यूचर प्राइस भी क्या है, कांस्टेंट है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने घटने को लेके। ठीक है, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। क्योंकि वही है कि अगर लोगों को लगेगा कि प्राइस बढ़ेगा तो वो आज ज़्यादा खरीद लेंगे, भले ही आज प्राइस ज़्यादा ही हो, है ना। तो उनको लगेगा अगर प्राइस गिरेगा तो हो सकता है आज प्राइस कम हो, फिर भी वो डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि फ्यूचर प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा। दूसरा, हम ये मान के चलेंगे कि पॉपुलेशन के साइज में भी कोई चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि खुद सोचो ना, अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ जाएगा तो डिमांड बढ़ ही जाएगी ना, भले ही प्राइस कम हो, सॉरी भले ही प्राइस ज़्यादा हो, क्योंकि ज़्यादा होगा तो डिमांड तो गिरनी चाहिए, वरना बोले पॉपुलेशन बढ़ गई इसलिए डिमांड बढ़ गई। तो ये मान के चलेंगे बेटा पॉपुलेशन भी क्या है, कांस्टेंट है, पॉपुलेशन में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो हो सकता है डिमांड गिर जाए, भले ही प्राइस गिरा हो। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी में भी हम मान के चलेंगे कोई चेंज नहीं। मतलब टैक्स, सब्सिडीज, प्राइस कंट्रोल में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई भी। क्योंकि अगर टैक्स चेंज होगा, ठीक है, अगर टैक्स सरकार ले आएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिमांड गिरेगी। तो मान के चलेंगे कोई भी टैक्स नहीं आया, कोई भी सब्सिडी नहीं मिले, क्योंकि अगर नया टैक्स आएगा तो डिमांड वो खुद ही गिरा देगा, और सब्सिडी आएगी तो प्राइस वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से, सॉरी, प्राइस वो गिरा देगा, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये मान के चलते हैं कि प्राइस भी सेम है, गवर्नमेंट पॉलिसी ने प्राइस को कुछ भी इफेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से डिमांड उसकी वजह से कोई भी अफेक्टेड नहीं हुई है। जो भी चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है। नो चेंज इन फैशन और कस्टम। अगर फैशन, ट्रेडिशन ये सब बदलेगा ना तो लोग भले ही प्राइस कम भी हो तब भी डिमांड नहीं बढ़ाते। उन्हें लगता है आउट, फैशन आउट हो गया, अभी क्यों खरीदना है, भले ही सस्ता मिल, नहीं खरीदेंगे। इसलिए ये भी मान के चलेंगे कि फैशन में भी कोई बदलाव नहीं है ना। प्रोडक्ट गोज आउट ऑफ फैशन तो डिमांड में फॉल, इवन इट्स प्राइस फॉल। वही बोल रहे कि अगर कोई चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाए ना तो भले ही तुम उसका प्राइस गिराओ तो तब भी उसकी डिमांड गिर जाती है ना। तो हम कहेंगे लॉ तो फेल हो गया, डिमांड तो बढ़नी चाहिए थी प्राइस बढ़ने पे, बट वो नहीं हुआ, इसीलिए लॉ कहता है कि इसको भी कांस्टेंट मान के चलो। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कंप्लीटली देख लिया कि क्या सिस्टम चल रहा था। ओके, डिमांड शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन। डिमांड शेड्यूल शोज क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस अज्यूमिंग अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अभी आपने देखा ना कि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। ये डिमांड शेड्यूल का मीनिंग यहाँ पे जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, डिमांड शेड्यूल का टेबल, ये चीज़ वहाँ यहाँ पे बेसिकली ये तुम्हें लॉ ऑफ डिमांड का शो कर रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, और जब प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसको हम टेबल्स में कैसे शो करेंगे वो चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिखाई जा रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड शेड्यूल देख लेते हैं पहले। तो डिमांड शेड्यूल बताता है कितनी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर खरीदेगा अलग अलग प्राइस पे, एज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। ये लॉ ऑफ डिमांड की मीनिंग है, अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ डिमांड कर रहे देखो ना, जैसे प्राइस 10 था 2 खरीदा था, 8 था 4 खरीदा। इसका मतलब जैसे प्राइस 2 हुआ, ठीक है, प्राइस गिरा, उसने अपनी क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, 10 पे आ गया।
तो मतलब प्राइस की गिरने से डिमांड बढ़ गई, ठीक है। और बाकी सारे फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। तो ये शो कर रहा है मेरा लॉ ऑफ डिमांड का डिमांड शेड्यूल, कि जब प्राइस मेरा 10 से 8 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 2 से 4 हो गई, जब प्राइस 8 से 6 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 4 से 6 हो गई, ठीक है। मतलब जैसे जैसे प्राइस गिरा क्वांटिटी डिमांड बढ़ती गई। तो इनवर्स रिलेशन है प्राइस और डिमांड के बीच में। दूसरा जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड, उसका कर्व देख लो। तो ये कर्व कैसे बनेगा, उसी को तुम्हें प्लॉट कर लेना है। जब प्राइस 10 था तो डिमांड 4 थी, जब 8 था तो डिमांड 6 यूनिट है, जब 6 है तो 8 यूनिट। अब इसको हम ऐसे करेंगे तो हमारा ये डिमांड कर्व बन के आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोला है, क्वांटिटी डिमांड हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है, प्राइस हमने वाई एक्सिस पे क्यों शो किया। ये जो डी डी कर्व बन रहा है ये हमारा डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे तुम्हारा प्राइस क्या है, बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा प्राइस देखो बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी डिमांड, जब प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी, मतलब जैसे प्राइस कम था तो डिमांड ज़्यादा थी, जब इतनी हुई तब इतना, तो मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे तुम्हारी डिमांड गिरती गई। ये तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड कर्व शो कर रहा है कि इन्वर्स रिलेशन है। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड का। तो वो टेबल थी और ये इसका कर्व था जो हमने देख लिया। अब आ रहे हैं हम एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या इस लॉ ऑफ डिमांड की कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कोई ऐसा केस है जहां पे ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, भले ही हम सारे फैक्टर कांस्टेंट भी रख दे तब भी ये फेल हो जाएगा। तो हाँ, ऐसी सिचुएशन आती है, वो अब आपको देखनी है। पहला है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स, बेसिकली पुअर क्वालिटी गुड्स, ठीक है। कंज्यूम मेनली बाय लो इनकम पीपल, जो वो लोग खरीदते हैं जिनकी इनकम कम होती है। भाई इनकम कम है तभी तो पुअर क्वालिटी चीजें खरीद रहे हैं ना। व्हेन प्राइस ऑफ गिवन गुड राइजेस, तुम देखोगे जब गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ता है तब कंज्यूमर इनको और खरीदता है। मतलब गिवन गुड्स का पुअर क्वालिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर उसकी डिमांड और बढ़ा देगा। हाँ, तो तुम देख रहे हो ना, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है। हमने लॉ में क्या पढ़ा, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, बट लॉ यहाँ क्या हो गया, फेल हो गया। तो इस केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। गिवन गुड्स का केस में काम नहीं करेगा कि जब गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर उसको ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि वो आप कॉस्टलियर ऑल्टरनेटिव अफोर्ड नहीं कर सकते। मान लो कोई गरीब है, वो ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम मोटे चावल और अनाज में स्पेंड करता था, कुछ पैसे से दूध खरीद लेता था। अब मान लो मोटे अनाज का प्राइस बढ़ गया तो वो क्या करेगा, वो दूध नहीं लेगा, महंगी चीजें छोड़ देगा, वो मोटा अनाज ही और ज्यादा लेने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका पेट भर पाए। तो इस केस में तुम देखोगे कि प्राइस बढ़ने पे उसकी डिमांड और बढ़ा देंगे लोग, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ फेल होगा। दूसरा है प्रेस्टीज गुड, वेबलेंट गुड्स कहते हैं। ये लग्जरी गुड्स होते हैं। जब लोगों को लगता है ना कि लग्जरी गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो स्टेटस सिंबल के लिए वो और ज्यादा खरीदते हैं उसको, क्योंकि वो स्टेटस बन जाएगी हमारे ही पास है। तो लोग जब उसका देखते हैं, जब वो और महंगा हो जाएगा हम तब खरीदेंगे। तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे भी लॉ फेल हो जाता है लग्जरी गुड में। लग्जरी गुड परचेज करते हैं लोग स्टेटस, प्रेस्टीज, सोशल इमेज के लिए। तो जब इनका प्राइसेस ज़्यादा होता तो ये एक्सक्लूसिव हो जाते हैं और लोग तब इनकी डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी तुम देख रहे हो प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन है। दूसरा, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। कभी कभी क्या होता है, कंज्यूमर की इग्नोरेंस की वजह से कंज्यूमर को लगता है कि अगर महंगा चीज़ है तो बेटर ही क्वालिटी का होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा प्राइस पे ज़्यादा खरीद लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक, ब्रांडेड क्लोथ्स, प्राइस ज़्यादा तब भी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी फेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेसेसिटीज फॉर लाइफ। जब कोई चीज़ एसेंशियल होती है ना, जैसे एसेंशियल मेडिसिन जो तुम्हें चाहिए ही चाहिए, है ना, जैसे डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन टैबलेट जो भी है, इंजेक्शन, वो लेने ही पड़ेंगे यार, चाहे उनका प्राइस कितना भी बढ़ जाए तब भी उनकी डिमांड रहेगी, है ना, वो नहीं चेंज होगी। तो इस केस में भी तुम देखोगे कि डिमांड जो है वो प्राइस की वजह से नहीं इफेक्ट हो रही है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल होगा। ये 4 चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब हम आ रहे तुम्हारे लास्ट कुछ टॉपिक्स पे, दैट इज चेंज इन डिमांड। ये चेंज इन डिमांड लास्ट टॉपिक है, इसके कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चेंज इन डिमांड क्या है, बोल रहे हैं कि क्वांटिटी डिमांड फॉर अ कमोडिटी डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इट्स प्राइस। ये तो हमने बार बार देख के आ रहे हैं, क्या सिर्फ प्राइस पे नहीं डिपेंड कर रहा है। तो हमने देखा ही ना कि बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, तो हमें पता है ये। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, एक्सपेक्टेशन। हमें बच्चे समझ रहे हैं, हम पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर कॉजिंग चेंज इन डिमांड और ऑफ टू टाइप्स। इसके बेसिस पे बेटा, इस चेंज इन डिमांड, जो डिमांड में बदलाव आ रहा है ना, चाहे वो प्राइस की वजह से आ रहा हो या बाकी फैक्टर्स की वजह से आ रहा हो, इसके बेसिस पे हम 2 टाइप्स के बना देते हैं। पहला क्या है, मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, या शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड।
दो चीज तुमने यहाँ पे देखी, एक देखा तुमने मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, कि सेम डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट हो रहा है, जिसे हम एक नाम और दे रहे हैं, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और एक है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं चेंज इन डिमांड। चलो देखते हैं। चेंज इन डिमांड में सबसे पहला क्या था तुम्हारा टाइप, दैट इज मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। जब सेम डिमांड कर्व के अलोंग मूवमेंट हो, मतलब डिमांड कर्व शिफ्ट ना हो, उसी डिमांड कर्व के अलोंग हम जब मूवमेंट शो करें तो क्या होता है, when the price of commodity changes and all other factor remain constant, बोला प्राइस कमोडिटी का बदले और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहे, ठीक है। द रिजल्टिंग चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तब जब डिमांड में जो चेंज आता है उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांड या मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कब बोल देते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब प्राइस बदले, है ना, प्राइस का चेंज हो, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अरे मैम लॉ ऑफ डिमांड की तो बात कर रहे हैं, हाँ वैसे ही बोल रहे हैं बिल्कुल, कि जब प्राइस में बदलाव आए और बाकी सारे कांस्टेंट रहे फैक्टर्स, मतलब और कोई फैक्टर ना बदले, बाकी सब चीज कांस्टेंट है, चाहे टेस्ट प्रेफरेंस कुछ भी, हाँ, तब डिमांड में जो चेंज आता है तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब डिमांड बदलाव किस वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस की वजह से आ रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। इट इज शोन बाय मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ये दो टाइप के होते हैं बेटा, इनके भी दो टाइप है, क्या, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी तुमको बताते हैं एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ईजी है। देखो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मतलब है कि डिमांड एक्सपैंड होगी, मतलब इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। तुमने देखा ना, ये जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है बेटा या मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व है, ये दो चीज पे खेल रहा है। ये कह रहा है कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, लेकिन किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से आ रहा है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे या तो यार प्राइस के वजह से डिमांड पे ये फर्क आ सकता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगी, हाँ, और अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ेगी तो तुम इसको कह देना एक्सपेंशन, और जब प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड गिरेगी तो तुम इसको बोल देना कॉन्ट्रैक्शन। बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट, खत्म ये टॉपिक, समझे। तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड मींस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। सिंपल बोल रहा है यार, इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी डिमांड, क्यों इंक्रीज हो रही है, प्राइस के गिरने की वजह से हो रही है, क्योंकि हम मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व कर रहे हैं, या तो बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट ही है, बस प्राइस और डिमांड का रिलेशन है ना। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही क्वांटिटी डिमांड क्योंकि फॉल हो रहा है उसका प्राइस, बाकी सारे फैक्टर है कांस्टेंट, तो हम बोलेंगे डिमांड एक्सपैंड हो रही है। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू फॉल इन प्राइस इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। देखो प्राइस 5 था, डिमांड 10 थी, प्राइस गिर गया, डिमांड बढ़ गई, प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड बढ़ गई। ये प्लॉट कर लो, तो तुम प्लॉट करोगे इसको, सिंपल है, तुम्हें इसको प्लॉट करना है, याद रखना। जब देखो ना यहाँ पे प्राइस 3 था, डिमांड 20 हो रही थी, प्राइस 5 है, डिमांड 10 हो रही है, इसका मतलब प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड मेरी बढ़ गई। अब यहाँ से डिमांड यहाँ पहुँच गई, तो हम ये कर्व बनाएंगे जो मूवमेंट शो कर रहा है इसका, कि पहले डिमांड यहाँ थी और अब डिमांड यहाँ आ गई है, ठीक है, ये यहाँ पे मूव कर गई है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन डिमांड क्या शो करता है, ये शो करता है फॉल इन क्वांटिटी डिमांड, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब डिमांड गिर रही है, क्यों, ड्यू टू राइज इन प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि प्राइस जो है वो बढ़ गया है, प्राइस 3 से 5 हो गया, इसलिए डिमांड 30 से 20 हो गई है। वही हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया कि प्राइस जैसे मेरा 3 से 5 6 बढ़ा, वैसे ही डिमांड मेरी 30 से 20 पे आ गई, मतलब डिमांड मेरी यहाँ पे गिर गई है, ठीक है, तो ये आपको शो करना है। नेक्स्ट आ रहा है शिफ्ट ऑफ डिमांड का। अब हमने पढ़ लिया मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड का, हमने देख लिया। अब आते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड का। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब डिमांड बदले ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस, उसने क्या बोला था, प्राइस की वजह से बदल रहा है डिमांड, ठीक है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, लेकिन शिफ्ट जो है ना वो अलग चीज बोलता है, ये उसका अपोजिट बोलता है। ये बोलता है डिमांड बदल रही है क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स बदल रहे हैं, प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर मतलब इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, इन सब की वजह से मेरी डिमांड बदल रही है, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा शिफ्ट इन डिमांड का। इट इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड और शिफ्ट ऑफ डिमांड का। इन दिस केस प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा और डिमांड बदलेगी बाकी फैक्टर्स की वजह से। जैसे तुमने क्या पढ़ा, इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट कंडीशन, ठीक है, उन सब की वजह से बदलेगी।
तो इसके दो टाइप है, एक इंक्रीज इन डिमांड और एक डिक्रीज इन डिमांड। उसके याद रखना, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इसका इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मतलब जब डिमांड बढ़े, क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से, बाकी सारे फैक्टर फेवर में बदल रहे हैं, इसलिए डिमांड बढ़ गई। प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, फैक्टर लाइक इनकम, पॉपुलेशन, टेस्ट प्रेफरेंस इंप्रूव हो गया, इस वजह से मेरी डिमांड बढ़ गई। सेम प्राइस रहेगा बट डिमांड हाई है, प्राइस यहाँ नहीं बदल रहा, प्राइस वही है लेकिन डिमांड बढ़ गई, ठीक है। मान लो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो वो ज्यादा डिमांड करेगा नहीं करेगा? करेगा, भले ही प्राइस कांस्टेंट हो। प्राइस कल भी 10 था, आज भी 10 है, पर कल वो 20 यूनिट खरीद रहा था, आज वो 50 यूनिट खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, अब वो ज्यादा ले सकता है, इस वजह से, ठीक है। तो इंक्रीज इन डिमांड कैसे प्लॉट करेंगे? जैसे कोना, यहाँ पे तुम्हें यही शो करना है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस 10 ही है, क्वांटिटी डिमांड 5 है, प्राइस 10 ही है, क्वांटिटी डिमांड 10 हो गई, क्यों? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकता है कि प्राइस इनकम बढ़ गई हो सकता है रिलेटेड गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ गया हो, इस वजह से यहाँ पे स्विच कर गया है तो डिमांड बढ़ा दी इसने, है ना। हो सकता है सरकार ने सब्सिडी दे दी हो, इस वजह से फायदा हो गया है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। तो यहाँ पे ना बेटा प्राइस वही रहेगा लेकिन डिमांड तुम देखोगे 5 से 10 आ गई, इसका मतलब पहले तो कर्व यहाँ वाले पॉइंट से बनेगा और एक कर्व यहाँ बनेगा, इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है राइटवर्ड, अपवर्ड, राइट साइड में ये शिफ्ट कर गया, देखो राइट साइड में ये शिफ्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन डिमांड, ये शो करता है ऐसी सिचुएशन जहां पे डिमांड गिरती है, क्यों? क्योंकि प्राइस नहीं, बाकी फैक्टर्स की वजह से, प्राइस कांस्टेंट है, बाकी फैक्टर लाइक इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस, ये सब अनफेवर में चेंज हो जाए, कंज्यूमर की डिमांड लेस होगी सेम प्राइस पे। ये प्रोडक्ट गोज आउट ऑफ फैशन, मान लो प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ फैशन हो जाए तो क्या होगा? प्राइस वही रहेगा लेकिन डिमांड जो है वो गिर जाएगी, है ना। तो वही चीज आपको शो करना है, प्राइस वही है लेकिन तुम देख रहे हो पहले 10 यूनिट डिमांड हो रही थी, आज 5 यूनिट डिमांड हो रही है, तो इसका मतलब पहले 10 रुपए पे 10 यूनिट खरीद रहा था कंज्यूमर, आज सिर्फ 5 खरीद रहा है। पहले ऐसे कर्व बना था, अब ऐसे बनने लग गया, इसका मतलब कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड डाउनवर्ड साइड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉजेज बिहाइंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, वही चीज बता रहे बेटा, डिमांड कर्व शिफ्ट क्यों हो रही है? क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स बदल रहे हैं, इस वजह से हो रही है। एक ही देख लेते हैं, चेंज इन इनकम की वजह से हो रही है। अगर नॉर्मल गुड्स है तो इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, भले प्राइस वही हो, है ना। तो डिमांड कर्व जब बढ़ेगी डिमांड तो किधर शिफ्ट करता है? याद रखता है, जब बढ़ेगी तो हमेशा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा और अगर गिरेगी तो हमेशा लेफ्टवर्ड। दूसरा, अगर रिलेटेड गुड्स का प्राइस है तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मान लो टी एंड कॉफी, तो अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी की डिमांड गिरेगी तो लोग टी पे स्विच करेंगे तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो राइटवर्ड शिफ्ट वही है, सारी चीज़ों का तुम्हें बस एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कॉफी का प्राइस गिरेगा तो टी की डिमांड गिर जाएगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक साथ यूज होते हैं, तो मिल्क का प्राइस गिरेगा तो शुगर की प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी तो राइटवर्ड शिफ्ट। मतलब ये बता रहे हैं कि कैसे बाकी फैक्टर्स की वजह से डिमांड बदल रही है, भले ही उसका प्राइस सेम है। नेक्स्ट है चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर किसी गुड्स की लाइकिंग होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी भले ही प्राइस कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, गिरेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड, और अगर गिरेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। गवर्नमेंट की पॉलिसी में अगर टैक्स बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी जिससे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा कब, और अगर सब्सिडीज मिलेगी तो राइटवर्ड, ठीक है। ये तो तुम्हारा बस एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था जो तुम्हें बताएगा कि बाकी फैक्टर्स की वजह से डिमांड कैसे अफेक्ट हो रही है। अब हम आते हैं तुम्हारे डिफरेंस टेबल पे कि जो तुमने अभी तक पढ़ा, इंक्रीज, डिक्रीज, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इनके बीच में डिफरेंस समझाया गया तुम्हारे यहाँ। ये लास्ट 2 टॉपिक है, बस इसको देखो। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किसका टाइप था? वो था तुम्हारा मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व का। और इंक्रीज इन डिमांड किसका था? शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व टू द राइट। मीनिंग देखो, एक्सटेंशन क्या कहता था? जब सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तब जब डिमांड बढ़ेगी कमोडिटी की, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस गिरता है, तो क्या होती है? एक्सटेंशन होती है डिमांड की। अदर थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन द डिमांड ऑफ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। और इंक्रीज इन डिमांड कब हो रहा था? जब डिमांड बढ़े ड्यू टू अदर फैक्टर एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तब होता है तुम्हारा इंक्रीज इन डिमांड।
ठीक है। डिमांड कर्व कैसा बनता है इस केस में, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। डिमांड कर्व तो सेम बनता है और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है इसमें, है ना। और इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट करता है, डिमांड बढ़ रही है ना तो अपवर्ड शिफ्ट करता है राइट साइड। जैसे प्राइस 10 था तो डिमांड 8 कर रहे थे, नहीं सॉरी, प्राइस 10 था तो डिमांड 100 यूनिट कर रहे थे। जब प्राइस गिर के 8 हो गया तो डिमांड बढ़ा दी 150, तो ये क्या शो कर रहा है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, वही बोला, प्राइस फॉल फ्रॉम 10 to 8, डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 100 to 150। यहाँ पे क्या होगा, प्राइस वही रहेगा सेम, बस डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। क्यों, क्योंकि बाकी फैक्टर्स की वजह से। रीजन क्या है यहाँ पे, चेंज इन डिमांड अकर ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे डिमांड बदलती है क्योंकि कमोडिटी का प्राइस बदलता है इसलिए, और यहाँ पे डिमांड में चेंज आता है क्यों, क्योंकि उसका प्राइस नहीं, उसके बाकी फैक्टर्स बदलते हैं इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्शन क्या था, जब डिमांड गिरे, क्यों, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है, बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। वही चीज लिखी है, जब उसके खुद के प्राइस में फॉल या राइज हो, ठीक है, जब डिमांड गिरे क्योंकि उसका प्राइस खुद बढ़ जाए तो उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जब तुम्हारी डिमांड गिरे क्योंकि बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से प्राइस कांस्टेंट है। यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होगा अलोंग द सेम डिमांड का। अब देखो डिमांड जो है वो गिरेगी, ठीक है, तो आप इधर को आएगी तो अपवर्ड मूवमेंट होगा, और यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। यहाँ पे प्राइस और डिमांड में वो रिलेशन शो कर देना, लिख देना कि जब तुम्हारा प्राइस जब 10 था तो 100 यूनिट ले रहे थे, जैसे प्राइस 12 हुआ तो 80 हो गई, और यहाँ पे तुम उसको शो कर देना कि प्राइस सेम था, बस क्वांटिटी डिमांड जो है वो गिर गई। इट इज कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ओनली। ये सिर्फ प्राइस के बदलने की वजह से होता है, और ये बाकी सारे फैक्टर्स के बदलने से होता है, प्राइस कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये तुमने यहाँ पे इनका डिफरेंस भी अंडरस्टैंड कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ये था तुम्हारा डिमांड का चैप्टर, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी रिलेटेबल था। इसको तुम्हें 2-3 बार अच्छे से खुद से भी बैठ के पढ़ना होगा ताकि ये तुम्हारे माइंड में सेट होता जाए, और जितने बार तुम रिवीजन करोगे ये चैप्टर तुम्हें उतना ही प्यारा और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो ये जो भी डर था माइंड से कि डिमांड टफ है, हटा देना और अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर तुमने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। तुम्हें वीडियो कैसी लगी, तुम्हें कितना समझ में आया, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।